हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कामेश, योर केमिस्ट्री टीचर एट कॉम्पिटिशन। जैसे कि बच्चा आपको पता है कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी है टफेस्ट क्वेश्चन इन जेईई मेन, और उसमें जो पिछले 1 या 2 साल पुराने जितने भी जेईई मेन में टफेस्ट क्वेश्चन आए हैं उसकी वीडियो हम बना रहे हैं। मैथ्स का वीडियो आपके पास आ चुका है, अब केमिस्ट्री का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। देखो बच्चों, आपको पता है कि केमिस्ट्री के अंदर जेईई मेन में टफ क्वेश्चन ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। मतलब जेईई मेन में क्या होता है, केमिस्ट्री में इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएंगे। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही कहीं से भी कोने से कोई भी लाइन उठा लेंगे एनसीईआरटी से, उससे क्वेश्चन बना के दे देंगे, जो कि बच्चे के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक एक्चुअल में एक तरह से वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्चुअली टफ क्वेश्चन आना केमिस्ट्री में थोड़ा मुश्किल होता है, या फिर थोड़ा मतलब नहीं आ पाता इतना कॉन्सेप्चुअली टफ क्वेश्चन जेईई मेन के अंदर केमिस्ट्री में। फिर भी हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है बच्चों आपके लिए, और कहीं ना कहीं से हमने जैसे तैसे टफ क्वेश्चंस निकाले हैं जेईई मेन 2020 और 2021 के अंदर। तो मैं आप लोगों के सामने बच्चों 2020 में जेईई मेन में जितने टफ क्वेश्चन आए थे केमिस्ट्री के अंदर वो डिस्कस करने जा रहा हूं। चलिए बच्चों देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन थोड़ा दिखने में डरावना सा लग रहा है, बट उतना डरावना है नहीं, है ना। थोड़ा बहुत अगर आप दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा क्वेश्चन। A cylinder containing an ideal gas 0.1 mole of 1 डेसीमीटर क्यूब। कि यहाँ पर एक आइडियल गैस भरी हुई है जिसके जो मोल है वो तो है 1 मोल, और जो वॉल्यूम है ना वो है 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 लीटर। इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ लार्ज वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। इसने बोला है कि इसके चारों तरफ इथिलीन ग्लाइकॉल भरा हुआ है जिसकी मोलैलिटी 0.5 m है और थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इस इथिलीन ग्लाइकॉल वाले सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर इस आइडियल गैस का है। ठीक है, आगे बोला है इफ द स्टॉपर्स S1 एंड S2 एज शोन इन द फिगर, S1 एंड S2 स्टॉपर है ना, आर सडनली हटा दिए गए, है ना, द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन लीटर आफ्टर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। ठीक है, हटा देंगे तो वॉल्यूम क्या होगा इस आइडियल गैस का जब इक्विलिब्रियम आ जाए, मतलब जब फाइनल प्रेशर इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो कितना होगा। ठीक है, अब देखो ये जो इथिलीन ग्लाइकॉल है ये अपने फ्रीजिंग पॉइंट पर है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। एक्चुअल में सॉल्यूट है इथिलीन ग्लाइकॉल जिसमें सॉल्वेंट वाटर ही मानेंगे, दे नहीं रखा, तो यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हुआ होगा। सबसे पहले तो हमें वो डिप्रेशन निकालना है, तो वो कितना हुआ होगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। KF दे रखा है फॉर वाटर, मतलब हमको यहां से पता चल गया कि भैया सॉल्वेंट तो यहां वाटर होगा। ठीक है, I1 होगा फॉर इथिलीन ग्लाइकॉल, KF है 2 और ये है 0.1 मोलल है, सॉरी 0.5 मोलल है, तो ये कितना आ गया 1, मतलब डेल्टा TF आ गया 1 कि भैया वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो 1 केल्विन से कम हो गया जब इसमें इथिलीन ग्लाइकॉल एज अ सॉल्यूट मिलाया गया था। तो अब जो नया फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना हो गया 272 केल्विन। तो यहां से हमें पता चल गया कि भाई जो ये आइडियल गैस भरी हुई थी इसका जो टेम्परेचर था वो 272 केल्विन था। ठीक है, अब इस आइडियल गैस का हमें क्या पता चल गया, टेम्परेचर। अब लगाओ PV इक्वल टू NR2, फाइनल वॉल्यूम निकालना है तो वो क्या होगा NRT अपॉन P। मोल कितने हैं 0.1 मोल, R कितना है 0.08। ठीक है, लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। ठीक है, यूनिट सही है। टेम्परेचर है 273 केल्विन, 272 सॉरी 273 नहीं 272, प्रेशर हो जाएगा 1 ATM। यहां से इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेता हूं मैं कैलकुलेटर की हेल्प से। तो यह आएगा 0.1 इंटू 0.08 इंटू 272, यह आ रहा है अप्रॉक्स 2.176। ठीक है, अगर उस टाइम क्वेश्चन में बोला गया था जब जेईई मेन 2020 में आया था कि नियरेस्ट इंटीजर में फिल करो, तो हम नियरेस्ट इंटीजर में कितना फिल कर देंगे 2। ठीक है, अब फाइनली वॉल्यूम अप्रॉक्स 2 लीटर हो गया है। समझ में आई बच्चों बात। तो इस क्वेश्चन में उसने क्या पूछा हमसे, उसने हमें थोड़ा बहुत दिमाग लगवाया कि ये बताओ कि इसका टेम्परेचर इसके इक्वल हो जाएगा, और इसने सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का भी क्वेश्चन था और आइडियल गैसेस के कॉन्सेप्ट भी इसने हमसे लगवा दिए। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है ना, मुश्किल मतलब उतना हार्ड नहीं है कि हमें टाइम ज्यादा लगे, बट ट्रिकी है ये। क्या बोला है, मिक्सचर ऑफ O2 H2 गैस एंड CO आर टेकन इन अ क्लोज वेसल कंटेनिंग चारकोल, कि एक क्लोज वेसल है उसमें चारकोल है हमारे पास, ठीक है, और साथ में H2O2 और CO गैस भरी हुई है, ठीक है। तो प्रेशर टाइम के साथ क्या होगा, देखो हर कोई बच्चा इतना तो दिमाग लगा लेगा कि जो चारकोल है वो CO को एड्सॉर्ब करेगा, है ना, एड्सॉर्ब करेगा, तो प्रेशर तो टाइम के साथ कम ही होगा गैस का। तो जो बोल रहा है बढ़ेगा या कांस्टेंट रहेगा, वो वाले ऑप्शन तो हमारे नहीं होंगे। बाकी तुम्हें एक चीज पता होगी कि जो एड्सॉर्प्शन होता है ना, वो कभी भी यूनिफॉर्म रेट से नहीं होता, है ना। तो बच्चा फिर भी इसमें अंदाजा लगा ले कि यार यूनिफॉर्म रेट से तो नहीं होगा, प्रेशर ऐसे ही डिक्रीज होगा, पहले फास्ट डिक्रीज होगा, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होने की रेट वो है कम हो जाएगी। बट एक्चुअली में यहाँ पर होता क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिएक्शन करते हैं और गैस के मोल्स को कम करेंगे अगर ये दोनों गैस रिएक्शन करेगी। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत ही रैपिडली डिक्रीज होता है प्रेशर, बहुत ही रैपिडली डिक्रीज होगा, फिर बाद में CO जो है वो एड्सॉर्ब हो जाता है चारकोल पर, तो धीरे 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 प्रेशर कम होता है। तो हम बोलेंगे कि भैया मेरा सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। हो सकता है बहुत से बच्चों को ऐसा लगे कि यार ये तो टफ क्वेश्चन नहीं था। अरे टफ कैसे होगा, अगर वीडियो देख रहे हो समझ रहे हो तो तुम्हें टफ नहीं लगेगा, बट टफ तब लगता है हमें जब हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं, तब वहां पे सोचना पड़ रहा है। तो उस हिसाब से वही सब सोच के मैंने इस क्वेश्चन को टफ की कैटेगरी में रखा है, समझे। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, इसके अंदर मैंने डाइल्यूट H2SO4 लगाया। तो देखो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पर ये OH है, ये इसके H+ पे अटैक करेगा, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 के, तो यहाँ पर OH2+ बनेगा, ये है ना, OH2+ बन जाएगा, जो कि रिमूव होगा तो यहाँ पर कैटाइन बनेगा। इतना तो सोच सकते हैं सभी लोग। देखो ये क्या है, कैटायन बन रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी डबल बॉन्ड पर, डबल बॉन्ड भी है, इलेक्ट्रोफाइल भी है। अब इलेक्ट्रोफाइल वहां पर अटैच होगा जहां पर दूसरी साइड में क्या बन जाए, कैटायन स्टेबल बन जाए, ठीक है। तो मैं ना यहाँ पर मैकेनिज्म को थोड़ा सा साइड में रख रहा हूं, ट्रिक से ज्यादा बता रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए प्रोडक्ट कैसा बना। देखो मान लो नंबरिंग कर दें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो 6 तक ही करते हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहां पर अटैच होगा इस प्लस पर, क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो है वो घूम के अटैक करेगा इस पॉजिटिव चार्ज पे, ठीक है। तो यहां पर कैटायन बनेगा, क्यों बनेगा कैटायन, क्योंकि टर्शियरी स्टेबल है ज्यादा, इसलिए यहां बनेगा। तो देखो यहां पर घूम के यहां पर अटैच होगा तो 6 मेंबर की एक रिंग बनेगी। 6 मेंबर की रिंग में बनाऊं तो 6 मेंबर की रिंग कैसी बनेगी, इसको 1 नंबर नाम देता हूं मैं यहां पर अपने हिसाब से 1 2 3 लेके चलता हूं ना, 1 2 3 4 5 6 से क्या अटैच है, ये 6 से इससे क्या अटैच है, कुछ ऐसा, और इस पर है पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। 1 तो अटैच हो गया 6 से, ठीक है। 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, और ऐसा भी कुछ है 3 पर, ठीक है, हो गया। अब ये कैटायन रह रहा है हमारे पास, अब इसका क्या करें। एक्चुअल में डाइल्यूट H2SO4 क्या करता है, डाइल्यूट H2SO4 हाइड्रेशन का भी काम करता है। यहां पर ये अंदाजा लगाना कि अगर हाइड्रेशन होगा ये थोड़ा मुश्किल होगा बच्चों के लिए, तो ये हाइड्रेशन का काम करेगा, तो यहां पर OH आ जाएगा, ठीक है। इस कैटायन पर यहां पे क्या आ जाएगा, OH, समझ में आई बात। तो अब मैं देखूं यहां पर प्रोडक्ट क्या बन रहा है। देखो यहां पर अगर हम देखें तो यहां से हमारे को, अगर इन चारों में देखें तो ये 2 तो नहीं होगी क्योंकि रिंग नहीं है, इसमें देखें तो ये वाला प्रोडक्ट मेरा मैच कर रहा है, समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्या है, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम सोडियम, जिसका वर्क फंक्शन, ये सोडियम मेटल है उसका वर्क फंक्शन दे रखा है,
इज स्टॉप्ड बाय द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सेल, इस सेल के आउटपुट वोल्टेज से ये स्टॉप हो जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन जो भाग रहा है, मतलब इस सेल के पास इतना आउटपुट वोल्टेज है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर पा रहा है। तो मतलब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी और इसका जो वोल्टेज होगा वो बराबर है ना। काइनेटिक एनर्जी से जो वोल्टेज निकलेगा, सपोज करो इसकी काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना होगा 5 वोल्ट। माना कि इसकी 5 वोल्टेज की 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज होगा 5 वोल्ट। तो इस सेल का जो वोल्टेज आ रहा है वो यही है। तो सबसे पहले इस सेल का वोल्टेज निकालते हैं। देखो सेल रिएक्शन क्या होगी, ये एनोड पे लिखा है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ऐसा होगा हाफ H2 प्लस AgCl गिव्स H प्लस Ag प्लस Cl माइनस, ये है, ये ऑक्सीडाइज हो गया, Ag रिड्यूस हो गया। क्या लगाएं हम यहां पर नॉन्स्ट इक्वेशन, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय 1 लॉग देखो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है। गैस को मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहां पर 1 बार दे रखा था, तो मैंने लिखा नहीं, छोड़ो, है ना। लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर में हाफ, लिख दिया, चलो, है ना। अब E सेल हमें पता लगाना है, इसका वोल्टेज E नॉट क्या होगा, कैथोड का SRP जो दे रखा है 0.55, ठीक है, सॉरी 0.22 माइनस एनोड, एनोड का तो 0 होगा क्योंकि हाइड्रोजन वाला सेल है, माइनस 0.06 बाय 1 लॉग, ये तो 1 है। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻1, Cl माइनस की भी 10⁻⁻1 ही है। क्यों? क्योंकि देखो HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होगी वही Cl माइनस की होगी, HCl जाएगा H प्लस और Cl माइनस में। अब ये 10⁻⁻1 है, तो ये भी तो 10⁻⁻1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये भी 10⁻⁻1 ही होगा। तो E सेल कितना आ गया 0.22 माइनस प्लस 0.12 मतलब 0.34 वोल्ट, ठीक है। हमने E सेल निकाल लिया। अब जो E सेल है वही इसका काइनेटिक एनर्जी होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है जिसको इसके वोल्टेज ने रोक लिया है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो यही है 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमने इस पर कितना रे इंसिडेंट हुआ, कितनी एनर्जी का रे इंसिडेंट हुआ होगा जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के भागने लग गया होगा 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से। तो सपोज करो इस इंसिडेंट लाइट की एनर्जी E है, वो किसके इक्वल होगी, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो गया 0.34 प्लस 0.34, 2.3 प्लस 0.34 मतलब 2.64। सही गया है? सही है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं अभी, है ना, यहां पर लिख देता हूं कि उस इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है 2.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, आगे बोला है द pH ऑफ एक्वस सॉल्यूशन HCl रिक्वायर्ड टू स्टॉप दिस। अब देखो सेम एनर्जी की लाइट अगर पोटेशियम मेटल पे पड़े जिसका वर्क फंक्शन है 2.26, तो pH कितना रिक्वायर्ड होगा इस HCl का कि उसका इलेक्ट्रॉन को जाने से रोक ले। तो देखो समझो बात को, आ जाओ। पोटेशियम के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं E इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, E है 2.64 माइनस 5 है 2.25, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ गया। तो ये आ गया 0.25 प्लस 0.14 0.39 0.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या 0.39 ही आएगा, देख लो एक बार, 0.3 0.55, ठीक है 0.39 आएगा। अगर इस जो नया सेल में बनाने जा रहा हूं, अगर उस नए सेल का वोल्टेज 0.39 वोल्ट हुआ तो वो पोटेशियम मेटल के इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने से रोक देगा, ठीक है। तो नए सेल का वोल्टेज हमें कितना चाहिए 0.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आ जाओ यही इक्वेशन पे मैं सारी करूंगा एडिटिंग, है ना। ई सेल कितना चाहिए हमें, ई सेल चाहिए 0.39, ठीक है। अब सेम सब कुछ है, बट इसने बोला है कि
HCl का कितना pH होना चाहिए। सपोज करो HCl का कंसंट्रेशन मुझे चाहिए C, तो अगर HCl का कंसंट्रेशन C है तो H प्लस का कंसंट्रेशन भी C होगा और Cl माइनस का कंसंट्रेशन भी C होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये तो 1 हो गया, ये हो गया C इंटू C, ठीक है। तो हो गया 0.39 इज इक्वल टू 0.22 माइनस 0.12 log C। 0.39 इज इक्वल टू 0.22 प्लस नेगेटिव log C। log C इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो नेगेटिव log H प्लस को क्या लिख सकते हैं मैं, pH। अब इसको सॉल्व करके देखो क्या हमारा आंसर आता है, क्या देखते हैं, है ना। 0.39 माइनस 0.22 डिवाइडेड बाय 0.12, मेरा pH यहां से आ रहा है 1.41। तो इसको क्या मैं, उसके आगे 666 भी आ रहा है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 141.66 इंटू 10⁻⁻², -2 की फॉर्म में दिया है ना, इसलिए अब इसको नियरेस्ट इंटीजर में इसको फिल करना है, तो इसको नियरेस्ट इंटीजर में क्या फिल करोगे, 142। समझ में आई बात? तो ऐसे करना है। क्वेश्चन में मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट भी पूछ लिया, जो जनरली जो फिजिक्स में पढ़ाया जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, है ना। केमिस्ट्री में कुछ लोग पढ़ाते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते हैं, बट फिजिक्स में तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ाया जाता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व कराया, आयनिक का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने इन्वॉल्व कराया, इन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व कराया। तो 3 चैप्टर डाले, एटॉमिक स्ट्रक्चर, आयनिक का कॉन्सेप्ट कहां से आया है, पीएच वगैरह, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये सब, और यहां से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट भी इन लोगों ने इन्वॉल्व कराया। मतलब 3 चैप्टर मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया, उसमें भी इंटीजर के अंदर, जिसमें आंसर निकालना, सही निकालना थोड़ा मुश्किल काम होता है। समझ में आई बात? चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग मांग रहा है। कंसिडर ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन वेयर द एजिमुथल क्वांटम नंबर L टेक्स वैल्यू 0 से लेकर n+1 तक। देखो एक्चुअल में जब हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं होती है तो L की वैल्यू होती है 0 to n-1, यहां पर है n+1। तो देखो अगर n = 1 हुआ तो L क्या हो जाएगा, 0। पहले 0 ही होता था, बट यहां पर n+1 है तो अब हो जाएगा 0 1 2, मतलब n से भी एक आगे। n = 2 है तो ये हो जाएगा L = 0 1 2 3। अब n = 1 है और L की वैल्यू ये सब है, तो हम बोलेंगे कि यहां पर n = 1 के लिए 1s 1p और 1d डिफाइन होगा। 1s फॉर L0, 1p फॉर n1, 1d फॉर L2। इसमें क्या डिफाइन होगा, 2s 2p 2d 2f, ये सब चीजें हमारे पास आएगी। अब बोला है क्या कि क्या सही है। अब देखो इसमें सपोज करो मैं एटॉमिक नंबर सबसे पहले 6 फिल करता हूं, एटॉमिक नंबर 6, तो क्या होगा 1s2 1p4, इतना ही हुआ। एटॉमिक नंबर 8 फिल करता हूं तो क्या होगा 1s2 1p6, ठीक है। एटॉमिक नंबर 9 फिल करता हूं तो क्या होगा 1s2 1p6 1d3। एटॉमिक नंबर 13 फिल करता हूं तो क्या होगा 1s2 1p6 8 हो गए 1d5 13। ऐसे ही फिल करेंगे एटॉमिक नंबर। अब एक एक ऑप्शन फिल करते हैं। 9 इज द फर्स्ट एल्कली मेटल, या डी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो एल्कली मेटल कैसे होगा, डी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो एल्कली मेटल नहीं हो सकता। एल्कली मेटल वो होगा इसमें एस में इलेक्ट्रॉन जाए, तो ये नहीं होगा। 6 हैज 2p वैलेंस शेल, क्या 6 में 2p वैलेंस शेल है, नहीं, यहाँ तो 1p वैलेंस शेल है, ये भी गलत है। 8 इज द फर्स्ट नोबल गैस, फर्स्ट नोबल गैस तो 1s2 ही होगी,
ठीक है। और यहां पर है 8 में है 1p6, नहीं, फर्स्ट नोबल गैस तो नहीं है। 13 हैज हाफ फिल्ड वैलेंस सबशेल, 13 में यस 1d5 हाफ फिल्ड वैलेंस सबशेल है, d5 इज हाफ फिल्ड वैलेंस सबशेल, तो हम बोलेंगे हाँ, फोर्थ वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट है। समझ में आई बात? तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर क्वेश्चन था, जिसमें हमें हल्का सा सोचना था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, और इसमें हमें यह भी सोचना है कि कैलकुलेशन कैसे करें कि इन चारों में से कोई एक ऑप्शन हम आंसर लेके आ पाए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट का सॉल्यूशन है, एक के मोल n1 है, दूसरे के मोल n2 है। सेकेंड कंपोनेंट के मोल दे रखे हैं n2, m1 m2 इनके मॉलिक्यूलर वेट है, पहले कंपोनेंट का मॉलिक्यूलर वेट m1 है, दूसरे का मॉलिक्यूलर वेट n2 है। डी सॉल्यूशन की डेंसिटी है, डेंसिटी जो दे रखी है वो ग्राम पर ml में दे रखी है ना, ग्राम पर ml। C2 is the molarity and X2 is the mole fraction of second component, सेकेंड कंपोनेंट की मोलैरिटी C2 है और सेकेंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में X2 है, तो C2 जब मोलैरिटी है सेकेंड कंपोनेंट की वो हमें निकालनी है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बोलते हैं वेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। पहले कंपोनेंट का वेट क्या होगा, उसके मोल इंटू उसका मोलिकुलर मास। ऐसे ही वेट ऑफ सेकेंड कंपोनेंट क्या होगा, उसके मोल इंटू उसका मोलिकुलर मास। ठीक है, तो टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट मास कुछ भी बोल लो, m1 n1 प्लस m2 n2। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखिए, मोल फ्रैक्शन x2 है, x2 क्या होगा, उस दूसरे के मोल अपॉन टोटल मोल। यहां से मैं क्या करता हूं, n1 को n2 की टर्म्स में निकालता हूं, है ना, क्यों, क्योंकि मुझे सब कुछ सेकेंड कंपोनेंट का चाहिए और ऑप्शन में x2 ही है हर जगह। तो यहां से लिखूंगा मैं n1 x2 प्लस n2 x2 इज इक्वल टू n2, है ना। तो n1 x2 क्या आ जाएगा, उधर जाके n2 कॉमन, 1 माइनस x2, और यहां से n1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय x2। ठीक है, n1 की वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू यहां पुट करते हैं ताकि टोटल वेट में से n1 का तो पत्ता मैं साफ करूं। तो आएगा m1 n2 1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय x2 प्लस m2 n2। m2 n2 में भी आगे x2 लिख दूं क्या, ठीक है लिख दो, लिखने में क्या है, x2। ये है टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन का टोटल वेट आ गया। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा, मास बाय डेंसिटी। तो इसको डेंसिटी से डिवाइड कर दो। डेंसिटी क्या थी हमारी, d थी या सिर्फ d2 थी, डेंसिटी कहाँ गई, d थी। तो ये टोटल मास आया था, मास को डेंसिटी से डिवाइड कर दिया तो वॉल्यूम आ गया। देखो डेंसिटी ग्राम पर ml में है, तो ये जो वॉल्यूम आया है ना, ये भी किसमें आया है, ml के अंदर। ठीक है, अब मोलैरिटी क्या होती है, जो कि C2 है, वो होगी मोल बाय वॉल्यूम, सॉल्यूट के मोल। दूसरा कंपोनेंट के लिए बात कर रहा है तो उसके मोल n2 डिवाइडेड बाय ये क्या होगा, m1 n2 प्लस, अच्छा आगे इसमें से n2 पूरा कॉमन ही ले लूँ क्या, बाहर ले लो ना, पूरा n2 कॉमन ले ली, तो क्या आएगा, m1 1 माइनस x2 प्लस m2 x2। ठीक है, डिवाइडेड बाय x2 ऊपर इंटू d, और इंटू 1000 भी करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें लीटर में चाहिए ना वॉल्यूम। तो n2 से n2 कट गया,
तो C2 क्या आएगा, C2 आएगा x2 इंटू डी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m1 1 माइनस x2 प्लस m2 x2, ये आनी चाहिए। अच्छा, इसमें x2 कॉमन लेने वाली फॉर्म में दे रखा है ये, तो m1, इसको देखो मैं रीअरेंज करके लिखूंगा वापस, ध्यान देना है ना, क्या लिखूंगा, m1 प्लस x2 कॉमन ले लिया तो क्या आएगा m2 माइनस m1। क्या मेरा सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है इससे? हाँ कर रहा है, तो बोलेंगे यस, कॉन्सेंट्रेशन ये आ जाएगी। इसमें ट्रिक थी बड़ी, ठीक है, सबसे पहले टोटल वेट निकालो, फिर मोल n1 को n2 के टर्म्स में रिप्लेस करो, फिर ऐसे कैलकुलेशन थी। और मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पर जब जेईई मेन में क्वेश्चन आया था तो उस टाइम पर ऑन द स्पॉट सॉल्व करने के लिए जिस भी पेपर में क्वेश्चन आया होगा तो केमिस्ट्री में वन ऑफ द टफेस्ट हो सकता था। क्यों? क्योंकि बहुत ही उलझाऊ प्रवृत्ति का था ये क्वेश्चन, टाइम टेकिंग भी बहुत था, और जब क्वेश्चन किसी क्वेश्चन में पेपर में टाइम लगता है तो बच्चा थोड़ा सा घबरा जाता है क्वेश्चन को देख कर, ठीक है। हाँ, फ्रॉम द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, टफ तो नहीं है बट कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए मैंने इसको टफ की कैटेगरी में रख दिया। नॉट एंडोथर्मिक, मतलब एक तरह से बोल रहा है एक्सोथर्मिक कौन सा है। देखो मैं तुम्हें बताता हूं, आयनाइजेशन होता है ना, आयोनाइजेशन वो हमेशा क्या होता है, वो ऑलवेज एंडोथर्मिक होता है। अब मुझे ऐसा लगा कि यहां पर बच्चे गलती कर सकते थे किस चीज में, कि यार सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना तो एक्सोथर्मिक होगा ना, क्योंकि सोडियम तो चाहता है एक इलेक्ट्रॉन निकाल के Na+ में चला जाए, क्योंकि उससे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगा, और बच्चा यहां फंस जाता है। बच्चों को लगता है कि अरे नहीं ये तो एक्सोथर्मिक ही होगा, इस पे फटाफट से टिक कर देगा इसका आंसर, बट ऐसा नहीं है। आयनाइजेशन जो होगा वो हमेशा एंडोथर्मिक ही होगा। तो ये जो आयनाइजेशन है ना, ये हमेशा क्या है, हमेशा एंडोथर्मिक है, तो ये तो मेरा आंसर होगा नहीं, जिसको बच्चा सबसे पहले टिक करेगा, ठीक है। अब आते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती है, फर्स्ट वाली, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एक्सोथर्मिक। अब इसमें कुछ स्पेशल केस है जिस केस में एक्सोथर्मिक नहीं होती, किसमें, सेकेंड ग्रुप वालों की, 18 ग्रुप वालों की, और नाइट्रोजन की भी कुछ हद तक। नाइट्रोजन की नियरली 0 रहती है, बट नाइट्रोजन को भी ले लिया, इनकी एक्सोथर्मिक नहीं है, सॉरी इनकी एक्सोथर्मिक है, क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती है, बट इनकी नहीं होती, इनकी एंडोथर्मिक है। तो देखो आर्गन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन भी हो रहा है, बट 18 ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसकी क्या होगी, एंडोथर्मिक, तो इसलिए भी आंसर नहीं होगा। यहां पर ऑक्सीजन सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, फर्स्ट वाली होती है ऑलवेज एक्सोथर्मिक, सेकंड वाली तो हमेशा एंडोथर्मिक होगी, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। यहां पर ना ही ये ग्रुप नंबर 2 या 18 से है, और इलेक्ट्रॉन गेन भी हो रहा है, पहला वाला भी हो रहा है, इसलिए ये कैसी होगी, एक्सोथर्मिक, तो हम बोलेंगे सेकंड मेरा आंसर आ जाएगा। समझ में आपको? चलो हाँ, अगला क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखो मैं थोड़ा स्क्रीन से हट जाता हूं, क्वेश्चन पढ़ लो तुम लोग। क्या बोला है कि ऊपर इसको एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, कुछ हो रहा है। देखो यहां पर सबसे पहले हम लोग E0 सेल निकाल लो, वो क्या होगा, SRP ऑफ कैथोड, कैथोड इज दिस, कैथोड इज कॉपर, कॉपर का SRP 0.34 माइनस SRP ऑफ एनोड, ठीक है, जो कि 1.1, इसका E0 है। इसको बाहर किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं जो कि E सेल होगा इसके लिए, ठीक है। तो कौन सी बात गलत है हमें पता लगानी है। देखो बाहर किसी बैटरी से कनेक्ट करा, वो है इसका E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.06 लिख देता हूं रफ, डिवाइडेड बाय 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होगा। अगर इसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखूं तो क्या होगी, ये जाएगा ऑक्सीडेशन और ये होगा रिडक्शन, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, लॉग जिंक की कंसेंट्रेशन अपॉन कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन, ये एक्सटर्नल वोल्टेज है ये E, ठीक है। तो आएगा हमारा E - 1.1
इंटू 2 माइनस अपॉन 0.06 इज इक्वल टू लॉग जिंक 2+ की कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब एक एक ऑप्शन को मैं रीड करता हूं, है ना। देखो मैं एक चीज तुम्हें बताता हूं, है ना, क्या कि अगर ई सेल, ये ई अगर बड़ा होगा 1.1 से, है ना, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। मतलब ये कहीं ना कहीं घट रहा होगा और ये बढ़ रहा होगा। मतलब जिंक 2+ की कंसंट्रेशन घट रही होगी और कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी। ठीक है, और अगर ये वाला E 1.1 से छोटा हुआ तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। मतलब ये बढ़ रहा होगा, ये घट रहा होगा। मतलब जिंक 2+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही होगी और कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन घट रही होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जिंक 2+ की कॉन्सेंट्रेशन घटने का मतलब है कि जिंक डिपॉजिट हो रहा है रॉड पर, और कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का मतलब है कॉपर रॉड में से निकल के सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है। सेम यहां पर मतलब है कि यहां पर जिंक डिसॉल्व हो रहा है और कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कम होने का मतलब। बट इस फोर्थ ऑप्शन में अगर तुम देखोगे तो तुम्हें क्या पाओगे कि जब E इससे बड़ा है तो इसने बोला है कि जिंक तो डिसॉल्व हो रहा है, बट नहीं, जिंक 2+ की कॉन्सेंट्रेशन घट रही है मतलब जिंक डिपॉजिट हो रहा है, और कॉपर 2+ की बढ़ रही है मतलब कॉपर डिसॉल्व हो रहा है। बट इसने उल्टा बोला कि भैया ये तो डिसॉल्व हो रहा है और कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, बट ऐसा नहीं, इसका उल्टा हो रहा है। तो इसलिए ये फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और यही मेरा आंसर है। ठीक है, समझ में आई बात। और इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन तो हम देख ही सकते हैं वोल्टेज से, जो तुम फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हो। तो ये चीज समझना इंपॉर्टेंट था यहां, समझे? चलो, अच्छा क्वेश्चन था। अगली बात क्या बोला है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 m aqueous CrCl3.x NH3 is 2 times of this। तो इस सॉल्यूशन का पहले तो क्या निकाल लेते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। आई कितना होगा इसका? 3, क्योंकि 2 कैल्शियम आयन, 1 कैल्शियम आयन 2 Cl- है, इंटू के बी जो नहीं दे रखा, इंटू एम जो कि 0.05 है, मतलब 0.15 के बी। तो इसका डबल है इस सॉल्यूशन का केबी। तो इस सॉल्यूशन का केबी कितना आ जाएगा? इस सॉल्यूशन का जो केबी डैश होगा वो आ जाएगा डबल ऑफ इसका केबी, मतलब 0.3 केबी आ जाएगा। अज्यूम 100% आयनाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड CrCaCl2, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cr इज 6, देन क्या होगा हमें बताना है। अच्छा, तो देखो यार ये है ना, गलत लिख दिया मैंने। जो डेल्टा टी बी डैश होगा ना वो है ये। तो डेल्टा टी बी डैश इज 0.3 के बी विच इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। एम क्या है? 0.1। तो यहां से आई की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ठीक है, कि पहले वाले के डेल्टा टीबी की हेल्प से हमने दूसरे वाले का डेल्टा टीबी निकाला। केबी तो सेम रहेगा क्योंकि सेम सॉल्वेंट है। I3 हो गया। अब देखो पॉसिबिलिटी बनाओ, x क्या हो सकता है ना, ये 3 तभी हो सकता है जब अंदर कुछ हो और बाहर 2 Cl हो, तभी तो I3 हो सकता है, तभी तो 3 आयन दे सकता है, 2 Cl के और 1 इसका। अब अंदर 1 Cl तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि 3 Cl है टोटल, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो अमोनिया कितना डालना चाहिए हमें अमोनिया डालना चाहिए 5। ये Cl2 बार कैसे लिखा? क्योंकि मुझे I की वैल्यू 3 आ गई थी मेरे पास। तो इसने यही पूछा था कि NH3 के मॉलिक्यूल कितने हैं इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर NH3 के 5 मॉलिक्यूल है। समझे बात को? हाँ जी बच्चों, ये क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ, आपको पर मैग्नेट MnO4- से Mn2+ का कपल दिया है और उसका चेंज बताया है कि क्या रहेगा ऑक्सीडाइजिंग पावर में।
मतलब E की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है टू गिव दिस वैल्यू। ओके, डिफरेंस ये है हमारे पास इसका। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जब चेंज होगी 1m से 10⁻⁻⁴m तक एट 25 डिग्री सेल्सियस, आपको ये मानना है कि MnO4 माइनस और Mn2 प्लस में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, तो x की वैल्यू क्या रहेगी। तो आपको नास्ट इक्वेशन लगानी है इस इक्वेशन पे। तो अगर हम देखें MnO4 माइनस जो है वो Mn2 प्लस में जा रहा है। तो देखो, कहने को तो आप ये रिएक्शन लिख के नास्ट इक्वेशन लगा के निकाल सकते हो, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है। तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। MnO4 माइनस जो है वो Mn2 प्लस में जा रहा है, तो पहले हम बैलेंस कर लेते हैं। 4 वाटर होगा, 8H प्लस यहाँ होगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने रहेंगे, 5 रहेंगे। ओके, जब अब हम यहाँ पर नास्ट इक्वेशन लगाएंगे तो E लिखेंगे, तो E क्या हो जाएगा, E0 माइनस 0.059 बाय में n लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn2 प्लस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MnO4 माइनस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर 8। क्लियर? ओके, अब यहाँ पर क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन MnO4 माइनस और Mn2 प्लस की सेम दी है तो उसे कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, उसे कांस्टेंट मान लेते हैं हम। इस वैल्यू को कांस्टेंट दिया है। ओके, तो हमारे पास क्या क्या चेंज हो रहा है, हमारे पास E1 से E2, मतलब जब हमारे पास E1 है तो E0 तो सेम रहेगा क्योंकि सेल सेम है। ओके, सेल सेम है बेटा, तो E0 तो सेम रहेगा ना। और N की वैल्यू क्या हो जाएगी, N की वैल्यू 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये 5 आ गया लॉग 1/H+1 की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 8। क्लियर ये चीज। ऐसे ही अगर हम E2 लिखेंगे तो E2 में क्या हो जाएगा, E0 माइनस 0.059 बाय 5 लॉग 1/H+2 कॉन्सेंट्रेशन की पावर 8। इसे माइनस कर देंगे क्योंकि हमें डिफरेंस लेना है। यहाँ पर क्या बोला है, चेंज इन ऑक्सीडाइजिंग पावर, मतलब हमें डिफरेंस लेना है। तो अगर हमें डिफरेंस लेना है तो E0 से E0 कैंसिल हो गया, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0.059 बाय में 5 लॉग 1/H प्लस की पावर 8 ट्वाइस वाला माइनस 0.059 बाय 5 लॉग 1/H+1 8। ओके, क्लियर? ये नीचे वाला विजिबल है। हाँ, तो देखो हमारे पास ये चीज आ गई। तो अब हमें क्या करना है, बस हमें H+1 की और H+2 की वैल्यू पुट करनी है ताकि हमारे पास डिफरेंस आ जाए किसमें, E1 और E2 में। ठीक है, तो हम जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो H+1 यहाँ पर, मतलब पहले कॉन्सेंट्रेशन H+ की कितनी थी, 1m थी, और वो चेंज हो गई, किसमें कन्वर्ट हो गई, 10⁻⁻⁴m में चेंज हो गई। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0.059 बाय में 5 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+2 डिवाइड बाय H+1 सॉरी 1 डिवाइड बाय 2। ओके, तो 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.059 बाय 5। 1 की वैल्यू 1 है, ठीक है, और 2 की वैल्यू 10⁻⁻⁴ है, तो 10⁻⁻⁴ का 8 करेंगे 10⁻32 हो जाएगा। तो ऊपर लेके आएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग 10⁻32, और इस पे लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 32 आगे आ जाएगा, लॉग 10 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करो, इसको क्या आएगा, x की वैल्यू 0.3776। ओके, और यहां पर कितना दिया है, 10⁻⁻⁴ ऑलरेडी दिया है, तो कितना हो जाएगा 3776। ये आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू ये हो जाएगी। क्लियर? ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको बस ये ध्यान रखना था कि E जो है नास्ट इक्वेशन कैसे लिखनी है, और वहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है उन्हें लेने की जरूरत नहीं है, और फिर कैलकुलेशन ढंग से करते तो आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा काइनेटिक्स से है, केमिकल काइनेटिक्स से है, और इसमें ये बताया है कि अगर हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिड सॉल्यूशन में तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन को हम लोग इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी बोलते हैं, है ना। तो अब इसमें ये बोला है कि अगर ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ फॉलो करती है तो उसका हाफ लाइफ जो है वो इतना है, हाफ लाइफ 3.33 आवर होने का मतलब क्या है, दैट इज इक्वल टू 10⁻³
10/3 R। ओके, फिर बोला है 9 घंटे के बाद जो फ्रैक्शन है सुक्रोज का जो बचा होगा वो F है, फ्रैक्शन जो बचा होगा। तो फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं हम लोग, मान लो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन 8 बची है एट टाइम t, ओके, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 थी, तो ये फ्रैक्शन ऑफ द सुक्रोज लेफ्ट होगा। क्लियर ये चीज? ओके, आपको बताना है कि log 1/f की वैल्यू किसके बराबर रही होगी। तो सिंपल है, हमें पता है कि A के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए K की वैल्यू होती है 2.303/t log A0/AT। ओके, अगर मुझे इसका रेसिप्रोकल करना है तो ये 1/f के बराबर हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू AT/A0, यही होगा। यहाँ हम लोग पुट करेंगे K की वैल्यू। K की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, हम लोग निकालेंगे बाय यूजिंग T12। T12 इज इक्वल टू 0.693/K होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा log 1/f। ओके, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/f के बराबर हो जाएगा। क्लियर ये चीज? ओके, नाउ सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये A0/AT होगा, है ना। इतना समझ में आया? अब इतना समझ में आया तो आपको ये भी पता है कि इसको अगर हम काटेंगे तो log 2 के बराबर आता है, क्योंकि ये वैल्यू जो है 2.303 log 2 से ही तो आती है। आपको कैलकुलेशन जितना हो सके उतना कम करने की कोशिश करना है ताकि आपका आंसर इजीली आ जाए। तो यहाँ log 2 आ गया, T12 कितना दिया है, 10 की पावर 3, तो log 2 3 की पावर 10, ये होगा 1/t log 1/f। ओके, क्लियर? अब हमें यहाँ पर ये पता है कि t की वैल्यू कितनी है, 9 घंटे। t की वैल्यू कितनी है, 1/t कितना है, 9 घंटे। ठीक है, तो हम इसको इधर ले जाएंगे, तो log 1/f इज इक्वल टू 27/10 इंटू 0.3010। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी log 1/f की। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, डायरेक्ट हम लोग 0.3 के राउंड रख के मान लेंगे, इसको अप्रॉक्सीमेट ले लेंगे, तो 351, ओके, 81, 0.81 दैट इज 81। ओके भाई, राउंड ऑफ ही निकालना था वैसे भी, तो आंसर इज 81। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है फ्लेम कलर वेवलेंथ से रिलेटेड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक तरफ सॉल्ट दिए हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के और दूसरी तरफ जो है वेवलेंथ दी है फ्लेम कलर की। तो ये क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा हुआ है। एनसीईआरटी में एक टेबल बना हुआ है एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, वहां पर अगर आप जाकर देखोगे तो फ्लेम कलर से की हेडिंग है फ्लेम कलर, उसमें एक टेबल बनाया हुआ है, उसमें ये कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, उनका कलर लिखा हुआ है और ये वेवलेंथ लिखी हुई है। ठीक है, तो आपको वेवलेंथ तो याद नहीं रहती हैं बट कलर जरूर याद रहता है इनका। कलर आप लोग फ्लेम कलर याद करते हो किनका, एस ब्लॉक एलिमेंट्स को जब हम फ्लेम में हीट करते हैं। ओके, जैसे लिथियम का, लिथियम क्लोराइड का जो कलर है वो देखने को मिलता है क्रिम्सन रेड, है ना। और NaCl क्या हो जाता है बच्चा, येलो। ओके मैम, फिर उसके बाद RbCl क्या हो जाता है, रुबिडियम का क्लोराइड, ब्लू रेड वायलेट कलर का, और बेटा सीजियम क्लोराइड हो जाता है ब्लू का। ये कलर आपको याद रखने हैं। बेसिकली ये कलर किसकी वजह से आते हैं, जो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, और जब वो इलेक्ट्रॉन वापस डी एक्साइटेशन करके लोअर एनर्जी में आते हैं तो वो एनर्जी एमिट करते हैं, और वो एनर्जी जो एमिट करेंगे अगर वो विजिबल रेंज में आती है तो हमें कलर दिखाई देता है ना। ये कंसेप्ट है इसके पीछे का, बट कलर आपको याद ही रखने पड़ेंगे, है ना। कलर आपको याद ही रखने पड़ेंगे, अगर याद है तो बता पाओगे, नहीं याद है तो नहीं बता पाओगे। अब यहाँ पर कलर मुझे याद आ गए, ठीक है। अब मेरे को पता है विबग्योर, और इधर जाते हुए वेवलेंथ बढ़ती है और एनर्जी घटती है, ये रिलेशन रहता है। ओके, तो आपको इतना समझ में आ रहा है कि रेड की एनर्जी सबसे कम होगी और वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, अब मेरे पास रेड जो है वो दो तरह के हैं, लिथियम क्लोराइड और
RBCl, ठीक है। तो जो रेड वायलेट कलर है उसमें थोड़ी सी डार्कनेस ज्यादा होगी, वेवलेंथ जो है उसकी थोड़ी सी ज्यादा मानी जाएगी। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो है वो RBCl की होगी, इसीलिए इसकी वेवलेंथ क्या आ जाएगी 780 नैनोमीटर, विच इज इक्वल टू थर्ड। फिर उसके बाद क्रिम्सन रेड आएगा। क्रिम्सन रेड लिथियम क्लोराइड है, दैट इज 670.8 नैनोमीटर, जो कि सेकेंड वैल्यू है। फिर आएगा उसके बाद येलो सोडियम क्लोराइड है, जिसकी फोर्थ वैल्यू होगी 589.2, एंड लास्ट फर्स्ट। तो अपने पास सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, वन आंसर हो गया, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, वन, विच इज इक्वल टू 4। अब देखो, कहने को ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं था, बट अगर हमें नहीं पता, हमें कलर्स नहीं पता, तो हम ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ओके। और अगर आप देखो तो ये एज इट इज वैल्यू जो है वो NCERT में एज इट इज लिखी हुई हैं फ्लेम कलर वाले टॉपिक में, S ब्लॉक एलिमेंट्स में, ओके। नेक्स्ट चलते हैं आगे है एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन। तो देखो, ऑर्गेनिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें दिया क्या है हमें कि आपके पास एक अल्कीन है और उसमें डाइल्यूट KMnO4 ऐड किया है। तो देखो, KMnO4 बहुत सारे काम करता है, बट जब हम अल्कीन में डाइल्यूट KMnO4 ऐड करते हैं तो वो हमारे पास हाइड्रोक्सिलेशन का काम करता है। हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है मैम? डबल बॉन्ड पे OH का एडिशन, दोनों जो कार्बन है उन पे OH जाके लग जाता है, और वो भी सिन हाइड्रोक्सिलेशन। सिन हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या है कि अगर डबल बॉन्ड, मान लो ये है डबल बॉन्ड, ये है प्लेनर है, तो दोनों ऑक्सीजन जाके एक ही तरफ से अटैक करते हैं। इसे हम बोलते हैं सिन हाइड्रोक्सिलेशन होना, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? सिन अटैक होना। क्या बोलेंगे? सिन अटैक होना। एक ही डबल बॉन्ड के एक साइड से दोनों ऑक्सीजन अटैक कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा? सिन हाइड्रोक्सिलेशन होगा, जिसमें हमारे पास ये इधर CH3, ओके, और OH जो है वो कहां जाएगा? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मेंशन नहीं है स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो हम कंसीडर नहीं कर रहे। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन होती तो हम देख लेते। सिन हाइड्रोक्सिलेशन में क्या हो जाता कि ये दोनों जो OH हैं वो एक तरफ जाते, या तो दोनों वेज पे ही जाते या दोनों डैश पे ही जाते, बट यहाँ पर कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब हमारा ये रूल्ड आउट हो गया, ये रूल्ड आउट हो गया। A और B में से फर्स्ट और सेकेंड में से आंसर होगा। अब उसके बाद जब A हमारे पास बन गया तो उसमें CrO3 ऐड किया। तो CrO3 क्या करता है? CrO3 बेसिकली एसिडिक मीडियम में या एसीटोन की प्रेजेंस में एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। बट कौन से एल्कोहल को? यहाँ पे दो टाइप के एल्कोहल हैं, एक है अपने पास टर्शियरी एल्कोहल, एक है अपने पास सेकेंडरी एल्कोहल। तो ये भी फैक्ट बेस्ड है कि आपको याद है कि CrO3 जो है वो टर्शियरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करता, वो सिर्फ सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल को करता है। प्राइमरी अल्कोहल को वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और सेकेंडरी को कीटोन में करता है। तो आप ये आंसर इजीली बता दोगे, इजीली आ जाएगा कि सेकेंडरी अल्कोहल है उसको जाकर हम क्या कर देंगे? ऑक्सीडाइज कर देंगे, और हमारे पास मैम यहाँ पर कीटोन फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? सेकेंड आ जाएगा, फर्स्ट भी पॉसिबल नहीं होगा। इज दिस क्लियर? ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये है फिनोफ्थलीन पे बेस्ड। फिनोफ्थलीन पे बेस्ड, आई थिंक विजिबल होगा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव पिंक कलर ऑन रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड इन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद NaOH। तो होता क्या है, हमारे पास थैलिक एनहाइड्राइड ऐसा दिखता है। थैलिक एनहाइड्राइड हमारे पास ये होगा, ठीक है। तो ये थैलिक एनहाइड्राइड जो है इसके साथ कोई ऐसा कंपाउंड बताओ, मान लो मैं अपनी तरफ से A कंपाउंड मान लो उसको, जिसकी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम अगर हम करते हैं तो हमें कोई एक कंपाउंड मिलता है, एक कंपाउंड मिलता है, मान लो X मिल गया, और वो X कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ बेस, मतलब इन बेसिक मीडियम पिंक कलर देता है। आपने फिनोफ्थलीन इंडिकेटर पढ़ा होगा। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर एसिडिक कंडीशंस में कलरलेस रहता है और बेसिक कंडीशंस में पिंक कलर देता है, ओके। वैसी सी ही कंडीशन है यहाँ पर, मतलब जो ये X बनेगा वो फिनोफ्थलीन जैसा ही कुछ बनेगा। तो अब कैसे बनेगा देखेंगे। अब एक और चीज
जो फिनॉल्फ्थलीन बनता है वो ए जो है वो फिनॉल होता है, और वैसे भी यहाँ पे सारे फिनॉल के डेरिवेटिव्स दिए हुए हैं, तो ए जो है यहाँ पर फिनॉल का कोई ना कोई डेरिवेटिव होगा जिससे थैलिक एनहाइड्राइड रिएक्ट करके इस डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल्फ्थलीन में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो मैम हम लोग पहचाने कैसे कि इन चारों में से कौन सा होगा? तो देखो पहचानना इजी है। कैसे? जो फिनॉल का डेरिवेटिव होना चाहिए ना, उसकी पैरा पोजीशन फ्री होनी चाहिए। वाई सो? क्योंकि जो थैलिक एनहाइड्राइड है वो फिनॉल के पैरा पोजीशन पर जाकर अटैक करता है, पैरा पोजीशन पर जाकर लगता है। क्लियर है ये चीज़? तो अगर वो पैरा पोजीशन पर जाकर अटैक कर रहा है तो पैरा पोजीशन फ्री होगी तभी तो जाके लगेगा ना, वरना तो वहाँ बैठा रहेगा। तो पैरा पोजीशन कहाँ फ्री है? यहाँ फ्री है, यहाँ नहीं है। इस OH की भी नहीं है, इस OH की भी नहीं है, इस OH की भी नहीं है पैरा पोजीशन, इसकी भी फ्री नहीं है और इसकी भी फ्री नहीं है। डायरेक्ट आंसर फर्स्ट आएगा। नो मैकेनिज्म नथिंग। सिर्फ ये छोटा सा ध्यान रख के कि फिनॉल की रिएक्शन जब थैलिक एनहाइड्राइड से कराते हैं, जो फिनॉल्फ्थलीन बनता है वो पैरा पोजीशन पर जाकर बनता है, और यहाँ पर पैरा पोजीशन सिर्फ फर्स्ट में फ्री है, इसीलिए फर्स्ट आंसर होगा। मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म भी तो समझ आना चाहिए ना, ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। अब इसको लिखेंगे कैसे, होती कैसे है रिएक्शन, बनता कैसे है वो प्रोडक्ट? तो देखो होता क्या है, सबसे पहले इस थैलिक एनहाइड्राइड पे ये एसिडिक हाइड्रोजन इसको क्या कर देता है, प्रोटोनेट कर देता है। और प्रोटोनेट ऑफ कोर्स ही बात है कार्बोनिल के कार्बन को करेगा, सॉरी ऑक्सीजन को करेगा। अब पूछ सकते हो आप कि मैम ये कार्बोनिल के ऑक्सीजन को ही क्यों कर रहा है? इस ऑक्सीजन ने क्या बिगाड़ा है बेचारे ने? इस ऑक्सीजन ने यही बिगाड़ा है कि इसके लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने के कारण इनकी लोन पेयर की बेसिसिटी कम हो गई है, जिसके कारण ये H+ को डोनेट नहीं कर पाएंगे और यहाँ पे प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगा। तो प्रोटोनेशन कहाँ होगा? कार्बोनिल के ऑक्सीजन पे होगा। क्लियर है ये चीज़? ओके। नाउ जब ऐसा हो गया तो अब आपको ये भी पता है कि ऑक्सीजन में पॉजिटिव तो ज़्यादा स्टेबल होता नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ चला जाएगा टू गिव यू कार्बोकेटायन। क्या बनेगा? कार्बोकेटायन। और आपको पता है कार्बोकेटायन अगर एक बार बन गया तो वो जाकर बेंजीन पर अटैक कर सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है और बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। तो यहां पर ये जाकर फिनॉल पर अटैक करेगा, इस पे पैरा पोजीशन पर जाकर अटैक करेगा। हाँ, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये OH, ये यहाँ पर इसने अटैक किया टू गिव यू, वो हम लोग दोबारा वो हाइड्रोजन वाइड्रोजन चला गया और हमने बना लिया, ये ऐसा कुछ बन जाएगा। अब दोबारा सेम टाइप की रिएक्शन होगी, बट दोबारा अब ये वाला OH जो है वो क्या होगा, प्रोटोनेट होगा, और ये OH प्रोटोनेट करके यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा, और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होने के बाद वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी टू गिव यू डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और यही हमारे पास कुछ फिनॉल्फ्थलीन जैसा होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने जो रिएक्शन कराई है वो फिनॉल के साथ कराई है, इसमें डेरिवेटिव दिया है फिनॉल का 3 कार्बन का, तो यहाँ पर आप 2-3 कार्बन का डेरिवेटिव लगा दोगे। ओके, क्लियर? तो अब ये जो बना है ये बेसिक कंडीशंस में O- बन जाएगा OH की जगह, और ये क्या हो जाएगा, पिंक कलर का दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप ऑप्शंस देखो तो आई थिंक ऑप्शन से आप बना सकते हो इस क्वेश्चन को, बट इसमें क्या हो रहा है, मैकेनिज्म कैसे हो रहा है, कैसे रिएक्शन जा रहा है। तो देखो हमारे पास एल्कोहल है ऑलरेडी, ग्लाइकोल है, और उसकी रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड से कराई है। ठीक है, जब हमारे पास ग्लाइकोल है और उसकी रिएक्शन हम ऑक्जेलिक एसिड से कराते हैं, तो आपको पता है एल्कोहल प्लस एसिड मिलकर एस्टर का फॉर्मेशन करता है। एल्कोहल प्लस एसिड मिलकर क्या बनाता है, एस्टर बनाता है। इतना हमें पता है, इतना कॉमन सेंस हमें है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज ये चली जाएगी, ये चला जाएगा टू गिव यू एस्टर, जो कि रिंग में बनेगा, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन
कार्बन, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ओके, और ये लोअर टेम्परेचर पे ही हो जाती है, ज़्यादा हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती, बट इसने यहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर दिया है तो आगे इसका पायरोलिसिस टाइप रिएक्शन हो जाती है। और ये हमारे पास ऐसा था ना, ये बॉन्ड टूटकर यहाँ पर, ये बॉन्ड टूटकर यहाँ पर, और ये बॉन्ड टूटकर यहाँ पर, मतलब 2 मोल CO2 रिलीज हो जाता है टू गिव यू CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन, दैट इज इक्वल टू फर्स्ट। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर एस्टर तो बना, साइक्लिक एस्टर बना है, बट वो साइक्लिक एस्टर जो है 2 मोल CO2 देकर अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऑर्गेनिक का है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से रिलेटेड है क्वेश्चन। इसमें बोला है कि कौन सी रिएक्शन जो है वो अमीनो एजोबेंजीन नहीं बनाएगी। अमीनो एजोबेंजीन क्या होता है? अमीनो एजोबेंजीन जो डाई बनती है ना आपकी, रेड ऑरेंज कलर की डाइज जो हम बोलते हैं बनती है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, दिस इज अमीनो एजोबेंजीन। ओके, तो अब इसमें ये बोला है कि अमीनो एजोबेंजीन जो है वो किससे पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं हम देखें इसमें फर्स्ट रिएक्शन अगर हम देखें तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, NO2 की रिएक्शन, बेंजीन पर जो NO2 है उसकी रिएक्शन सबसे पहले SnHCl से कराई। तो ये तो फेमस रिएक्शन है, रिडक्शन होता है, NO2 जो है वो मेटल प्लस एसिड की प्रेजेंस में रिड्यूस कर जाता है टू गिव अमीन। तो यहाँ पर NH2 बन गया, दैट इज एनालीन। ओके, फिर उसके बाद बोला है HNO2 डालेंगे। HNO2 डालेंगे मतलब डायजेटाइजेशन रिएक्शन करेंगे, एनालीन की ये भी फेमस रिएक्शन है टू फॉर्म बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ओके, HNO2 डायजेटाइजेशन रिएक्शन करता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है। ओके, फिर उसमें एनालीन ऐड किया दोबारा। अब जब एनालीन हम दोबारा ऐड कर रहे हैं तो ये बेंजीन डाइजोनियम जो सॉल्ट बना है, जो इलेक्ट्रोफाइल बना है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है टू गिव पैरा अमीनो डाइजोबेंजीन, एजोबेंजीन बन गया ना। क्लियर? तो मतलब पहला तो बना रहा है। ओके, अब सेकंड की बात करते हैं। तो मैम सेकंड में NO2 नाइट्रोबेंजीन में NaBH4 डाला। NaBH4 क्या है? सोडियम बोरोहाइड्राइड है, और सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, वो हर किसी को जाके रिड्यूस नहीं करता। तो वो NO2 को रिड्यूस नहीं करता, तो इसीलिए अगर NO2 को रिड्यूस नहीं करेगा तो आगे रिएक्शन भी नहीं बढ़ेगी। तो ये रिएक्शन में पैरा अमीनो बेंजीन नहीं बनेगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन में क्या मैम बनेगा? वही है, यही स्टेप तो दिखाया है, यही स्टेप तो दिखाया है, तो ये दिखाया तो मतलब बनेगा ही। तो ये सी में भी बनेगा, ए में भी बनेगा, बट बी में नहीं बनेगा, तो आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। ओके, तो ये रिएक्शन ध्यान रखेंगे कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किसको रिड्यूस कर सकता है, किस सबस्ट्रेट को रिड्यूस कर सकता है और किसको नहीं कर सकता है। ओके, ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो आप स्टेप में पूछ ले रहे हैं, जैसे यहाँ पूछ लिया, CrO3 पूछ लिया, तो अगर आपको वो चीज़ याद है कि किस सबस्ट्रेट को रिड्यूस करेगा तो ही ऑक्सीडाइज करेगा तो ही आप बता पाओगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो टाइट्रेशन से रिलेटेड है। टाइट्रेशन से कैसे है जरा ध्यान से देखेंगे। इसमें हमने क्या किया, एक बीकर लिया, उसमें हमने मिक्सचर लिया किसका, सॉल्यूशन का, NaOH प्लस Na2CO3। इसका वेट गिवन है आपको, वेट गिवन है इसका, दैट इज इक्वल टू 0.4 ग्राम। ओके मैम, 0.4 ग्राम जो है वेट गिवन है 2 बेस का, और कुछ इम्प्योरिटीज है और इनको टाइट्रेट कराया जा रहा है, जिसके नॉर्मेलिटी है HCl की 1/10। ओके, और इसकी वॉल्यूम है 17.5 ml। ओके, यहाँ पे मान लो ब्यूरेट है हमारे पास ये, और इसमें इसको रखा हुआ है और हम इसका टाइट्रेशन करा रहे हैं। अब हो क्या रहा है हमारे पास कि एक बार हमारे पास फिनोफ्थलीन एज अ इंडिकेटर है और दूसरी बार मिथाइल ऑरेंज एज अ इंडिकेटर है। ओके, तो जब फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है ना, तो फिनोफ्थलीन की जो इंडिकेटर रेंज होती है वो 8 से 10 के बीच में होती है। ठीक है, 8 से 10 के बीच में होती है, मतलब ये NaOH को तो पूरा कर देगा। NaOH जब HCl से टाइट्रेट करके NaCl बनाएगा, वाटर बनाएगा, और Na2CO3
जब HCl से टाइट्रेट करेगा तो सिर्फ NaHCO3 बनते ही ये क्या करेगा, अपना कलर बदल देगा, ठीक है, अपना कलर चेंज कर देगा। और अगर अपना कलर चेंज कर देगा तो हमें ऐसा लगेगा कि वहां पर ये एंड पॉइंट आ गया है, पूरा का पूरा क्या हो गया है, अपना बेस टाइट न्यूट्रलाइज हो गया है विद HCl। ओके, बट ऐसा हुआ नहीं है, NaHCO3 तक ही पहुंचा है। ओके, NaHCO3 तक ही पहुंचा है। क्लियर है ये चीज? तो मतलब यहां पर हमारे पास पूरा Na2CO3 कन्वर्ट नहीं होगा इन केस ऑफ फिनोफ्थलीन। तो हम बोलेंगे कि मिली इक्विवेलेंट्स जो हैं वो NaOH के प्लस Na2CO3 के बराबर होंगे मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl, क्योंकि एट एंड पॉइंट पर इक्विवेलेंट्स, या फिर हम इक्विवेलेंट पॉइंट पर हम ये बोलते हैं कि जो इक्विवेलेंट्स टाइट्रेंट के हैं वही किसके होंगे, एनालाइट के होंगे। ओके, क्लियर? तो ये चीज हो गई यहाँ पर। अब हमें NaOH और NaOH के मिली इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, लेट्स से NaOH के मोल्स x है और इसके y है, तो x इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर मिली इक्विवेलेंट दे देगा, x मिलीमोल मानना, ठीक है, मिलीमोल, हम मिली इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तो मिलीमोल मानेंगे। तो यहाँ पर इक्वल इसका एन फैक्टर क्या होगा, NaOH का 1 होगा, क्योंकि एक OH माइनस डिस्प्लेस कर रहा है तो 1 प्लस y इंटू यहाँ भी एन फैक्टर 1 होगा, क्योंकि एक ही H जो है वो डिस्प्लेस हुआ है, तो इसीलिए एन फैक्टर 1 इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, दैट इज 17.5। तो इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 1.75। अब मिथाइल ऑरेंज आप इंडिकेटर यूज कर रहे हैं और मिथाइल और ऑरेंज की रेंज होती है 3 to 5 के अराउंड, तो इसीलिए ये Na2CO3 को कंप्लीट H2CO3 प्लस NaCl में कन्वर्ट करके एंड पॉइंट शो करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि NaOH वाली रिएक्शन तो एज इट इज होगी, मतलब x प्लस, अब यहां पर जो है कंप्लीट रिएक्शन होगी फिनोल्फिन के केस में, मतलब यहां पर Na2CO3 जो है ये बना लेगा मैम, ठीक है। तो मतलब यहां पर मेरे पास एन फैक्टर कितना हुआ, 2। ओके, एन फैक्टर इज 2, तो एन फैक्टर अगर 2 है तो y इंटू 2 विच इज इक्वल टू 1/10 नॉर्मलिटी है इंटू वॉल्यूम। अब ये गलती मत कर देना कि 1.5 ml लिख दो, यहाँ पे ये नहीं करना है। पेपर में आप कर सकते हो ये गलती, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है तो हम गलती कर जाते हैं ये वाली। इसमें जो है ये बोला है कि वो 1.5 उसी बीकर में ऐड किया है हमने आगे, ठीक है, 1.5 जो है वो एक्स्ट्रा ऐड किया है यहाँ पर, तो 17.5 ऑलरेडी था, 1.5 और ऐड किया है तो 19 ml ऐड किया है टोटल। ओके, तो x प्लस 2y जो है वो 1.9 के इक्वल होगा। बस 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 2 में से 2 को माइनस करूंगी 1, तो कितना बचेगा, y इज इक्वल टू 0.15। ओके, क्लियर ये चीज? अगर y आ गया तो x भी आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, हमें Na2CO3 निकालना है, तो Na2CO3 निकालना है तो मतलब y आ गया हमारे पास 0.15, बट ये मिलीमोल्स आए हैं, मोल में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ हो जाएगा। ओके, अब इसको वेट परसेंटेज निकालना है, तो वेट परसेंटेज निकालने के लिए वेट तो निकालना ही पड़ेगा, तो इसका वेट होता है मोलर वेट 106 ग्राम। तो परसेंटेज केस क्या आ जाएगा, परसेंटेज निकालना तो बस आनी है, 0.15 इंटू 10⁻³ इंटू 106 डिवाइड बाय टोटल मास कितना है 0.4 इंटू 100। ओके, तो 15 इंटू 106 डिवाइड बाय 40 इंटू 1/10। सॉल्व करो और यू विल गेट योर आंसर। तो 15 इंटू 106 डिवाइड बाय 400, 3.9 के राउंड आ रहा है, राउंड ऑफ करके लिखना है तो 4% आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो ध्यान से तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको कि Na2CO3 का जो हाफ न्यूट्रलाइजेशन है वो फिनोफ्थलीन में ऑब्जर्व होगा, मिथाइल ऑरेंज में फुल न्यूट्रलाइजेशन ऑब्जर्व होता है, और NaOH तो दोनों में ही फुल होगा। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक से है, आई थिंक विजिबल होगा। इसमें क्या दिया है हमें,
HCHO देखो आपको दिया क्या है, लिख लेते हैं यहाँ पे, बेंजीन है, OCH3 है और CHO है, और आप रिएक्शन करा रहे हो पहले स्टेप में HCHO इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। फर्स्ट स्टेप ये रिएक्शन है। तो आप जब ये एल्डिहाइड्स देखते हो और दोनों एल्डिहाइड आपको दिख रहे हैं कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं रख रहे और बेसिक कंडीशंस प्रेजेंट हैं, तो सबसे पहले आपका दिमाग वहीं जाएगा कि केनिज़ारो रिएक्शन हो रही होगी। अगर एल्डोल नहीं हो रही तो केनिज़ारो ही हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं। तो अगर केनिज़ारो हो रही है तो एक एसिड बन रहा होगा, एक एल्कोहल बन रहा होगा। अब मैम कौन सा एसिड और कौन सा एल्कोहल बन रहा होगा? तो जो एसिड हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो एसिड में, सॉरी, जो एल्डिहाइड हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ये हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये कन्वर्ट होगा किसमें? एसिड में। बट एसिड में कन्वर्ट नहीं हुआ, उसके सॉल्ट में होगा, मतलब बेसिकली, ठीक है, क्योंकि बेसिक कंडीशंस है। और जो दूसरा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल में। ओके, क्लियर? ये चीज क्लियर है आपके पास? अब अगर ये चीज क्लियर है तो नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या किया है, हमारे पास CH3CH2Br डाला है इन प्रेजेंस ऑफ NaHDMF सॉल्वेंट। तो देखो ये अब इसका कोई यूज नहीं है, ये CH3CH2Br एल्काइल ब्रोमाइड के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, बट एल्कोहल तो कर सकता है। तो यहाँ पर हमने एल्काइल ब्रोमाइड ऐड किया, तो एल्काइल ब्रोमाइड क्या करेगा इन प्रेजेंस ऑफ NaH एंड DMF? आप याद करो, एल्कोहल की रिएक्शन एल्काइल ब्रोमाइड से या एल्काइल हैलाइड से ईथर फॉर्मेशन करती है, ईथर फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर ये O नेगेटिव बनेगा और वो O नेगेटिव जाकर इस पर अटैक करेगा टू गिव ईथर। ऑलरेडी OCH3 था, OCH2CH3 और बन गया। क्लियर? सेकेंड स्टेप में रिएक्शन में क्या हुआ? ईथर फॉर्मेशन हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं? HI डाल रहे हैं और हीट कर रहे हैं। अब ईथर में जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हैं HiHBr जैसा, तो क्या करता है? ईथर की हाइड्रोलिसिस करता है, और ईथर की हाइड्रोलिसिस करके हमारे पास एल्कोहल और हैलाइड दोबारा बनता है, और यहाँ पे आयोडाइड बनेगा क्योंकि आयोडीन प्रेजेंट है। लेकिन अब कौन सा एल्कोहल बनेगा और कौन सा आयोडीन बनेगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे यहाँ से, तो किसके पास H जाएगा, किसके पास I जाएगा? तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये वाला बॉन्ड क्यों टूटा, ये वाला बॉन्ड क्यों नहीं टूटा? ये तो अंडरस्टूड सा आंसर है कि मैम ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है जो कि स्ट्रांग है, उसे तोड़ना अच्छा नहीं लगेगा एज कंपेयर टू O सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो इसीलिए O सिंगल बॉन्ड कार्बन टूटेगा, ना कि ये। अब अगर O सिंगल बॉन्ड कार्बन टूट रहा है ये वाला, तो इस पे ऑफ कोर्स ही बात है नेगेटिव, स्लाइट नेगेटिव क्रिएट हो रहा होगा, इस पे स्लाइट पॉजिटिव, तो यहाँ H जाएगा और यहाँ I, तो मतलब CH3I बनेगा और फिनॉल बनेगा। क्लियर? लेकिन इसने क्या गलती की है? ये भी तो होगा ना, ये भी तो टूटेगा, यहाँ से भी टूटेगा। अब यहाँ पर अगर टूटेगा तो यहाँ क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा? सॉरी, मैंने गलत बना दिया ना, गलत बनाया है। यहाँ पर CH2O CH2 CH3 बनेगा, ये CH2 मैं भूल गई गलती से, ठीक है। तो अब देखो, अब आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ से तोड़ो या यहाँ से तोड़ो। अब यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जैसा सीन तो है नहीं, लेकिन अगर मैं यहाँ से तोड़ती हूँ तो इस पे जो पॉजिटिव आएगा वो पॉजिटिव बेंजीन के रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, फिर बेंजाइल कार्बोकेटायन है जो कि स्टेबल होता है एज कंपेयर टू जो इस पे पॉजिटिव आएगा उसके। ओके, तो इसीलिए बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, और अगर बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, इसको H इसको I देंगे, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा? OH CH2I। ओके मैम, तो ये बन जाएगा हमारे पास CH3 CH2OH बन जाएगा, OH बन जाएगा, और CH3I बन जाएगा बाय प्रोडक्ट के तौर पे। लेकिन मुझे उनके बारे में नहीं पूछा है तो मुझे कंसीडर भी नहीं करना, जो मुझे पूछा है वो आंसर दे देंगे, दैट इज थर्ड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। रिएजेंट थोड़े से धुंधले हैं बट लिख दे रहे हैं यहाँ पर हम। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, इस केस में ये भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। हमारे पास बेंजीन है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, ये OCH3 है, और यहाँ पर
फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है वो अटैक कर रहा है और उसका भी एक इक्विवेलेंट सिर्फ, मतलब एक्सेस में नहीं है और कहीं अटैक नहीं होगा, और फिर H3O+ जाकर अटैक करेगा। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसका R- जो है वो बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है। ओके, अब क्योंकि यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन तो है नहीं, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, बट न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करके जाएगा कहाँ पे, जैसे कार्बोनिल पे अटैक होता है वैसे ही CN पे भी अटैक हो सकता है, इसीलिए ये जाकर CN पे अटैक करेगा, फिनाइल जाकर यहाँ अटैक करेगा और ये यहाँ जाएगा, और क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बेंजीन C डबल बॉन्ड N पे नेगेटिव आएगा और N नेगेटिव जो है MgBr के साथ इंट्रैक्शन करेगा टू गिव दिस, और ये यहाँ पर ऐसे रहेगा। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, अब क्योंकि यहाँ पर एक इक्विवेलेंट था, अब और कोई रिएक्शन नहीं हो सकती पॉसिबल, बट हम एसिडिक कंडीशन डाल रहे हैं, मतलब हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये हाइड्रोलाइज कर जाएगा टू गिव बेंजीन COPH, और नीचे वाला एज इट इज सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो योर आंसर इज दिस। ओके, योर आंसर इज दिस। So remember this point, this is very important point. Okay, next question. नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड है। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि A और B अगर डिकम्पोज करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब N की वैल्यू क्या है, 1 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब 1 है, हाफ लाइफ दी है A की 54 मिनट्स और B की हाफ लाइफ कितनी दी है बेटा, 18 मिनट। ओके, अब ये बोला है कि जब इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन से शुरू करेंगे, इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि जो A0 और B0 होगा वो बराबर है एक दूसरे के। ओके, तो टाइम टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू बिकम 16 टाइम्स ऑफ B, मतलब एट टाइम T अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A 80 है तो बराबर है 16 टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एट टाइम T। आपको वो टाइम बताना है, वो टाइम क्या रहा होगा, टाइम ही बताना है ना, हाँ टाइम ही बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाए, तो देखो अब आप यहाँ से K निकाल कर फिर वो K की वैल्यू यहाँ पुट K में फिर वो वैल्यूज पुट करके और फिर निकाल सकते हो टाइम, ऑफ कोर्स सी बात है, बट वो बड़ा बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा और इतना हमारे पास टाइम होता नहीं है, मतलब जितना टाइम हम सेव कर सके उतना कोशिश करते हैं हम। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो इसमें होगा क्या, आपको पता है कि A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस एट टाइम T इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बराबर होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ये n जो है ये तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये n नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। मतलब अगर मुझे ये पता है कि कितनी हाफ लाइफ के बाद मुझसे पूछ रहा है, ठीक है, कितनी हाफ लाइफ के बाद मुझसे पूछ रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A निकाल सकती हूँ एट टाइम T। तो ये आ गया। ओके, नाउ अब मुझे इसमें नहीं पता, अब मुझे टाइम ही नहीं पता, तो मैं हाफ लाइफ का भी नंबर कैसे निकालूं, क्योंकि नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है बराबर होता है टोटल टाइम डिवाइड बाय T हाफ। ओके, तो अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि टोटल टाइम क्या है, मुझे वो तो वैल्यू निकालनी है, लेकिन अगर मैं यहाँ से N1 N2 निकाल लूँ तो मुझे T मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखो AT जो है वो क्या हो जाएगा, A डिवाइड बाय 2 की पावर N1 16 इंटू, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम थी तो मैं यहाँ पर A ही ले लेती हूँ 2 की पावर N2, तो ये कैंसिल हो गया आपस में। ओके, तो हमारे पास क्या आया, 2 की पावर N1 N2 इज इक्वल टू 16 इंटू 2 की पावर N1, यही आया। इसको हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो 4 प्लस N1, तो N1 प्लस 4 इज इक्वल टू N2, ये हो गया हमारे पास। क्लियर ये चीज। अब हमारे पास N1 किसके बराबर है, T डिवाइड बाय T हाफ ऑफ A इज इक्वल टू प्लस 4 इज इक्वल टू T डिवाइड बाय T हाफ ऑफ B, यही तो है।
तो 4 जो है वो बराबर है t इंटू 1/b का कितना है 18 माइनस 1/54। t इज इक्वल टू 54, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। ओके, तो कितना आ गया 108 मिनट आ गया। तो आपको ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा, बस आपने थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाई, थोड़ी सी स्मार्टनेस में आपका क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा। बट अगर आपको ये चीज़ नहीं पता, इससे रिलेशन नहीं पता, तो आप घूम जाओगे क्वेश्चन में। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ऑर्गेनिक का है, जिसमें हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के बारे में पूछा है। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन क्या होता है? अब देखो, रिएक्शन जिस बच्चे को याद है वो इसको कराएगा क्वेश्चन को, और जिस बच्चे को रिएक्शन याद नहीं है वो नहीं कर पाएगा। तो आपको इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन का रिएजेंट, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, जो मेन रिएक्शंस है, उनका तो याद होना ही चाहिए। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन इज वन ऑफ देम। यहाँ पर क्या होता है, एमाइड की रिएक्शन हेलोजन प्लस NaOH की प्रेजेंस में कराते हैं टू गिव अमीन। यहाँ पर एक कार्बन कम होता है प्रोडक्ट में एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो फर्स्ट क्वेश्चन सेम यही हो रहा है जो मैंने बताया है। फर्स्ट क्वेश्चन में C डबल बॉन्ड O हट जा रहा है और CH2NH2 बन जा रहा है। तो मैम यहाँ तो हॉफमैन ब्रोमामाइड हो रही है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, उसने बोला नहीं, जहां पे होगा वो आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, KOH प्लस वाटर। KOH प्लस वाटर का मतलब है कि हम लोग हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। तो हमारे पास बेंजीन है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, और जब हम इसका इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये अमाइड का फॉर्मेशन करता है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में अमाइड का फॉर्मेशन करता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। अब यहाँ पर ब्रोमीन प्लस NaOH डालेंगे तो ये दोबारा क्या शो करेगा, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, दैट इज इक्वल टू एनालीन बनेगा। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी हॉफमैन ब्रोमामाइड हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कीटोन है और उसमें ब्रोमीन NaOH डाला है। देखो, कीटोन है उसमें ब्रोमीन NaOH डाला है, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ब्रोमीन प्लस NaOH। तो देखो, ब्रोमीन प्लस NaOH जब कीटोन में यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ एमाइड नहीं है, तो एमाइड नहीं है तो हॉफमैन कैसे होगी, तो यहाँ पर आइडोफॉर्म रिएक्शन होगी, ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन होगी, हेलोफॉर्म सॉरी, जिसको हम ब्रोमोफॉर्म बोलेंगे, और यहाँ पर एसिड का फॉर्मेशन होगा और ब्रोमोफॉर्म बनेगा CHBr3। ओके, और आप ये पूछ सकते हो मैम आप एसिड क्यों बना रहे हो, सॉल्ट क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि H प्लस दिया है इसलिए मैंने एसिड बनाया है वहाँ पे। ठीक है, अब एसिड बनने के बाद इसमें जब अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे, अमोनिया जो है एसिड के साथ रिएक्शन करने पे एमाइड का फॉर्मेशन करती है। आप इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर डालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है रिडक्शन करके एमाइड का अमीन का फॉर्मेशन करता है, जो कि बिल्कुल भी हॉफमैन जैसा नहीं है। तो आंसर ये होगा, यहाँ पर हॉफमैन नहीं हो रही। थर्ड इज योर आंसर। फोर्थ में भी हो जाएगी क्योंकि फोर्थ में क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड है, ये रिएक्ट करके एमाइड बनाएगा और फिर इसमें ब्रोमीन NaOH डाल के एनालीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है क्वेश्चन, बट फिर वही बात आ जाती है कि आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन विद KMnO4 किससे क्या बनता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है कि 2-मिथाइल ब्यूटेन जो है वो ऑक्सीडेशन करके KMnO4 के साथ 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ओल बनाता है। ओके, तो 2-मिथाइल ब्यूटेन है क्या, ये, और बना क्या रहा है, ये स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है, क्योंकि KMnO4 जो है टर्शरी हाइड्रोजन को या टर्शरी कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देता है टू गिव एल्कोहल। ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये तो फैक्ट है। ओके, बट सेकंड में ये बोला है कि सारे अल्केन जो हैं, एन अल्केन्स, नॉर्मल अल्केन्स जो हैं वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सिर्फ टर्शरी वाले ऑक्सीडाइज होकर एल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। तो योर आंसर इज थर्ड। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्रोमेटोग्राफी पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रोमेटोग्राफी पे बेस्ड है। इसमें क्या होगा कि हमारे पास
तो देखो इसमें क्रोमेटोग्राफी में रिटार्डेशन फैक्टर होता है। होता क्या है वो, बेसिकली हम लोग एक सिलिका की प्लेट लेते हैं ऐसी, ये आपके पास अवेलेबल होती है लैब में, और इसमें एक लाइन लगाकर उस पर अपना जो मिक्सचर होता है उसकी ड्रॉप लगा देते हैं। ओके, जैसे मान लो ये मिक्सचर है मेरा और यहाँ पर ड्रॉप लगा दी। ओके, मतलब ऐसा होता है कि हम लोग एक लाइन खींचते हैं और उस पर 2-3 बार मिक्सचर इसका सैंपल जो है वो लोड करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सैंपल लोड करना। ओके, तो कैपिलरी ट्यूब से सैंपल लेते हैं और उसमें लोड करते हैं। ओके, तो अब इस पॉइंट पे मान लो मैंने सैंपल ले लिया। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, डिप करते हैं इन योर सॉल्वेंट जो भी हमारे पास सॉल्वेंट होगा उसमें डिप करेंगे, और इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि सॉल्वेंट जो है इस लाइन से ऊपर ना जाए, नीचे ही रहे। ओके, तो ये हो गया सॉल्वेंट, और वो सॉल्वेंट का मिक्सचर हो सकता है जैसे भी हो, जैसा भी आपका कंपाउंड का मिक्सचर है उसके बेसिस पे हम सॉल्वेंट ले लेते हैं। तो अब होता क्या है इसमें कि मान लो इसमें A+B का मिक्सचर है, A+B का मिक्सचर है, ये जो हमने लोड किया है सैंपल वहां पर। ओके, तो अब जो A+B है उसकी एफिनिटी टुवर्ड सॉल्वेंट जो है वो अलग अलग रहेगी। तो मान लो A जो है वो यहां तक ट्रेवल किया और जो B है वो ट्रेवल किया यहां तक। ओके, तो ये मान लो मेरे पास B है और ये मेरे पास A है। मतलब ट्रेवल करने का क्या मतलब है कि सॉल्वेंट जो है कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो है इसमें मूव करेगा ऊपर, और जब सॉल्वेंट मूव करेगा तो मिक्सचर जो है वो भी उसके साथ मूव करेगा, और एक पॉइंट आएगा जहां पर 2 अलग अलग कंपोनेंट्स जो हैं वो दिखाई देंगे हमें। मान लो एक A दिखाई दिया और एक दूसरा B दिखाई दिया पॉइंट। ओके, और सॉल्वेंट जो है वो मैक्सिमम हाइट यहां तक पहुंचा। ओके, तो सॉल्वेंट ने जितना डिस्टेंस कवर किया और जितना ये कंपोनेंट का है, तो जो उसका रेशियो आता है वो कहलाता है रिटार्डेशन फैक्टर। ओके, वो कहलाता है ये RF वैल्यू, और ये जो RF वैल्यू है क्योंकि ये डिस्टेंस का रेशियो है तो इसकी खुद की कोई यूनिट्स नहीं होती। हाँ, डिस्टेंस की यूनिट्स है मीटर या सेंटीमीटर, बट इसकी खुद की यूनिट नहीं होगी बिकॉज दिस इज रेशियो। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। ओके, तो यहां पर ये बोला है कि ये मेजर होता है इन मीटर पर सेंटीमीटर, तो ये गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है। दूसरा बोला है RF वैल्यू जो है वो कंपाउंड की रिमेन कांस्टेंट इन ऑल सॉल्वेंट्स। तो हर सॉल्वेंट में जो है RF वैल्यू सेम रहेगी, ऐसा नहीं है। सॉल्वेंट का अगर आप मिक्सचर चेंज कर देते हो, सॉल्वेंट अगर आप चेंज कर देते हो तो RF वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट है वो भी तो कंसीडर करना है ना हमें। तो यहाँ पर ये बात भी गलत है, तो आंसर इज थर्ड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्रोमेटोग्राफी से 2-3 बार सवाल आया है, तो आप, और बहुत इजी आया है। एक बार रिटार्डेशन फैक्टर निकलवाया है और एक बार ऐसा कुछ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन था, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछा था रिटार्डेशन फैक्टर का। तो अगर आप इजी बिल्कुल मतलब ऐसे ऊपर से भी क्रोमेटोग्राफी पढ़ जाते हो तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया है। हाँ, ये क्वेश्चन एक्चुअली इनऑर्गेनिक का है, और रिएक्शन वही इनऑर्गेनिक आपको पता है कि अगर आपको रिएक्शन याद है तो आप बता पाओगे। इसमें क्या किया है, इनऑर्गेनिक प्लस थोड़ा सा मोल कंसेप्ट, बेसिकली मोल्स पूछ लिए हैं। तो है क्या, व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन जब हम बेस से कराते हैं, तो व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन जब आप बेसिक कंडीशन में कराते हो तो इट विल डिस्प्रपोर्शनेट, ये डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है टू गिव फॉस्फीन गैस एंड H2PO2 माइनस विच इज नोन एज सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। ओके, क्लियर? तो हमारे पास इसका फॉर्मेशन होता है। अब इसमें क्या बोला है, इसने बोला है कि व्हाइट फॉस्फोरस जो है वो A प्रोडक्ट बनाता है, और वो जो A प्रोडक्ट है वो AgNO3 के साथ रिएक्ट, मतलब इन दोनों में से कोई A प्रोडक्ट होगा, और वो A प्रोडक्ट जो है वो रिएक्ट करता है विद AgNO3। ये 1 मोल है इसका, 1 मोल ऑफ A विद एक्सेस ऑफ AgNO3 इन एक्वस मीडियम टू गिव Ag। मतलब बेसिकली Ag जो है वो रिड्यूस हो रहा है, +1 से 0 जा रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा होगा, और ये आप खुद क्या हो रहा होगा, सॉरी ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा होगा और खुद क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। तो ऑफ कोर्स ही बात है, कौन होगा, यही होगा। H2PO2 माइनस जो है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये है अपने पास, ये कन्वर्ट हो रहा होगा H3PO4 में, ये रिएक्शन हो रहा है।
ओके अब देखो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है फॉस्फोरस और +1 से कहाँ जा रहा है बेटा, +5 जा रहा है। तो जब हम बैलेंस करते हैं तो बैलेंस में हम यही देखते हैं ना कि यहाँ पर 1 का चेंज है और यहाँ पर 4 का चेंज है, तो हम रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मोल के लिए निकालना है मेरे को, 1 मोल के लिए 4 मोल AgNO3 जो है रिड्यूस होकर कितना बनाएंगे, 4 मोल Ag बनाएंगे, तो आंसर इज 4। क्लियर, ओके। बट इसके लिए रिएक्शन याद होनी जरूरी है। अगर आपको रिएक्शन नहीं पता, आपको नहीं पता H2PO2 - 3 रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, तो आप रिएक्शन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में ये बोला है 1-नेफ्थाइलएमीन। 1-नेफ्थाइलएमीन क्या होगा, नेफ्थलीन आपको पता है, दिस इज योर नेफ्थलीन, ओके। 1-नेफ्थाइलएमीन है ये। इसकी रिएक्शन और सल्फोनिलिक एसिड, सल्फोनिलिक एसिड क्या होता है, NH2SO3H, ओके क्लियर। एसिटिक एसिड में दिया है, एसिटिक एसिड में दिया है मतलब क्योंकि ये बेस है तो यहां पर वैसे तो इसकी ज्विट्रायन फॉर्मेशन ही हो जाएगा, NH3+ और SO3- बन जाएगा, बट वीक एसिड कंडीशन दी है तो हम ये बोल सकते हैं कि NH3+ CH3CO- बन रहा होगा, ओके ये बन रहा होगा। अब यहां पर क्या बोला है कि कौन से आयन की डिटेक्शन के लिए यूज होता है। तो देखो अब अगर मुझे डिटेक्शन करना है इसमें, तो इसमें आप दिख रहा है आपको कि एनालीन प्रेजेंट है, NH2। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये NH2 प्रेजेंट है, और आपको पता होगा कि NH2 और OH अगर बेंजीन पे हो और हम उसकी डाइजोनियम से रिएक्शन करा दें तो एजोडाइज बनती हैं, जो कि एक अच्छा कलर देती हैं, सुंदर कलर देती हैं, जिससे हमें उनका कैरेक्टरिस्टिक पता चलती है कि वहाँ पर एनालीन प्रेजेंट है, ओके। तो अगर मुझे पता करना है कि जो ये आयन्स हैं इनमें से कौन सा आयन यूज होगा, तो ऑफ कोर्स ही बात है कि यहाँ पर मेरा एजोडाई बनना चाहिए, और एनालीन को एजोडाई बनाने के लिए हमें डायजोटाइजेशन रिएक्शन करनी पड़ती है, मतलब हमें डाइजोनियम क्लोराइड बनाना पड़ता है, और वो बनता है HNO2 की वजह से, मतलब NO2- जो है वो यूज होगा इस रिएक्शन में। देखेंगे कैसे होगा। NO2- जो है वो क्या करेगा, H+ की प्रेजेंस में, एसिटिक एसिड और इसकी प्रेजेंस में क्या बना लेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लेगा एसीटेट के साथ, बेंजीन डाइजोनियम एसीटेट सॉरी, ओके, और SO3H बन जाएगा, ओके। अब ये जाकर जो है नेफ्थाइलएमीन से रिएक्शन शो करेगा, जो कि एक रेड कलर की डाई बनेगी। यहाँ पर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, तो जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा कलर, इंटेंसिटी ऑफ कलर, तो आंसर इज NO2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है ये बोनस हुआ था क्वेश्चन उस टाइम पे, क्यों हुआ था वो भी देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला है कि कॉपर है, कॉपर जो है वो रिडक्शन कर रहा है NO3- का NO में। देखो NO3- का NO में रिडक्शन करके क्या बनेगा, बैलेंस भी कर लो साथ साथ ताकि इजी हो जाए क्वेश्चन। और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, ओके, ये रिएक्शन हो गई। NO3- जो है वो NO2 में भी जा रहा है, NO2 में जा रहा है का क्या मतलब होगा, ये रिएक्शन बैलेंस करेंगे। हाँ, अब देखो ये आप सोच रहे हो कि मैम ये दो रिएक्शन कैसे हो रही है, NO3- जो है वो NO में भी जा रहा है, NO3- NO2 में भी जा रहा है। आगे लिखिए ये चीज़ कि डिपेंड कर रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन HNO3 की क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3 पे डिपेंड करेगा कि वो क्या प्रोडक्ट बनाएगा। फिर उसमें ये लिखा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+ फिक्स है, तो मतलब हमें कॉपर वाली रिएक्शन लेने की जरूरत नहीं है, कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। प्रेशर ऑफ NO जो है वो NO2 के बराबर है, इसका प्रेशर इसके बराबर है, तो हम मान लेते हैं P है प्रेशर, ओके, P के बराबर मान लेते हैं, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद ये बोला है कि HNO3 की कॉन्सेंट्रेशन बताओ, मतलब आपको HNO3 की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है जहां पर थर्मोडायनामिक टेंडेंसी जो है रिडक्शन की, थर्मोडायनामिक टेंडेंसी मतलब जो इसका E है वो इसके E के बराबर होगा। आपको वो कॉन्सेंट्रेशन HNO3 की बतानी है जहां पर इन दोनों रिएक्शन का E जो है वो आपस में बराबर होगा।
तो कैसे करेंगे, सिंपल है, नास इक्वेशन लगा के करेंगे। तो आप देखो E ऑफ NO3 माइनस जो है वो NO में जा रहा है, E ऑफ NO3 माइनस जो है वो NO2 में जा रहा है, दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। यहाँ पर E नॉट ऑफ NO3 माइनस NO माइनस 0.059 बाय में N कितना यूज हो रहा है पहले रिएक्शन में 3 लॉग प्रेशर ऑफ NO विच इज इक्वल टू P डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का 4। लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि HNO3 की कॉन्सेंट्रेशन A है, तो अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन A है तो H प्लस की भी A होगी और NO3 माइनस की भी A होगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये चीज़ क्लियर है, ओके। तो अगर ये दोनों A हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A की पावर 4 इंटू A इज इक्वल टू E नॉट ऑफ NO3 माइनस से NO2 जा रहा है माइनस 0.059 बाय में 1 लॉग लॉग प्रेशर ऑफ NO2 इज P और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन A का स्क्वायर इंटू A। क्लियर है ये चीज़? बस अब तो हमें सॉल्व भी करना है, ओके। अब तो हमें सॉल्व भी करना है, सिंपल है। NO3 माइनस से NO जो जा रहा है कितना हो जाएगा 0.96 माइनस 0.0593 लॉग P A की पावर 5 इज इक्वल टू 0.79 माइनस 0.059 लॉग प्रेशर बाय में A की पावर क्यूब, ठीक है। तो इसको 0.79 को इधर ले आओगे 0.17 हो जाएगा, इसको उधर ले जाओगे तो 0.059 बाई 3 लॉग P A की पावर 5 माइनस 0.059 लॉग P A की पावर 3, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, ताकि मैं कॉमन ले सकूँ 0.059 बाई 3 को। तो लॉग P की पावर A बाय 5 माइनस, अब ये 3 जो है ये अंदर चला जाएगा तो क्या देगा अंदर जाके, ये लॉग P की पावर क्यूब A की पावर 9, ये ओके। अब बस हो गया सिंपल। आपको अब A ही निकालना है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3 पूछा है ना। तो 0.17 इंटू 3 बाय में 0.059 इज इक्वल टू लॉग, जब मल्टीप्लीकेशन में होता है तो डिवाइड हो जाता है, अब यहाँ यही गड़बड़ है, यही इसलिए क्वेश्चन बोनस हुआ था क्योंकि अब इसमें P की पावर 2 तो आ गया। अब प्रेशर की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं, अगर प्रेशर ही नहीं पता तो हम कैसे सॉल्व करेंगे आगे। तो ये मान लेंगे कि प्रेशर जो है 1 बार के इक्वल है हम सॉल्व करने के लिए। तो अगर ये 1 बार के इक्वल है तो लॉग A की पावर 4 0.17 इंटू 3 डिवाइड बाय 0.059, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 0.17 इंटू 3 डिवाइड बाय 0.059 डिवाइड बाय 4 2.16, ओके, जो कि बराबर आएगा 144 समथिंग, क्योंकि हमारे पास 4 लॉग A है तो A की वैल्यू जो है वो 144 समथिंग आ जाएगी, 144.5, ओके। तो ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी आई है, HNO3 की आई है। तो इसमें बोला है कॉन्सेंट्रेशन जो आएगी वो 10x के बराबर आएगी, तो 10x इज इक्वल टू 144.5 आया है, तो x इज इक्वल टू 14.45 हो जाएगा, ओके। तो 14 इंटू 2 28 के राउंड आंसर आ जाएगा। क्लियर? देखो कैलकुलेशंस थोड़ी सी लेंदी थी बट इजी थी, बट यहाँ पर क्योंकि प्रेशर की वैल्यू नहीं दी थी तो इसलिए ये क्वेश्चन बोनस हो गया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यार देखो क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6O और जो कि डार्क ग्रीन कलर देता है, या फिर हमें पता है कि डार्क ग्रीन कलर बोलें, या फिर बहुत जगह पे लिखा होता है यहाँ पर वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स भी बनाने की बजाय वॉयलेट कलर भी देता है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं उसका फर्दर ट्रीटमेंट किया गया तो CHCl3 और KOH के साथ में, है ना, तो हमें कोई B कंपाउंड मिलता है एसिडिफिकेशन के बाद में, और कंपाउंड B जो है वो हमें किसी C से भी मिल सकता है। अगर मैं C में क्या डाल दूं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जो कि एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये डाल देता हूं, तो हमें आइडेंटिफाई करना है सर A B C तीनों के तीनों।
जैसे ना थोड़ी सी समझदारी के लिए ये हिंट काफ़ी है कि यार जैसे बोला है कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो कन्वर्ट कर रहा है, मतलब वो ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। तो मैं ऑप्शंस की तरफ नज़र डालूँ ना, किसी भी ऑप्शन की तरफ, वैसे ही नॉर्मली भी, तो बी और सी के बेस पर मैं इतना कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि बी ऑक्सीडाइज होकर सी में गया होगा। जैसे नज़र डाल लो, बी ऑक्सीडाइज होकर सी में जा रही है, बी दे रखा है सी दे रखा है, मेरे को नहीं पता क्या बी है क्या सी है, सिंपल सा। तो यार यहाँ देखो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके क्या, मतलब सॉरी हाँ, सी ऑक्सीडाइज होके बी में जा रहा है, सॉरी है ना, सी ऑक्सीडाइज होके बी में जा रहा है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या चेंज है, CH2OH है, यहाँ पे CHO है, ठीक है, मतलब यार एल्कोहल ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड में जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ देखा हमने यार, है ना, कि यार सी ऑक्सीडाइज होगी, क्या ये मतलब यहाँ भी वही हाल है कि OH लगा रखा है कि यार ये ऑक्सीडाइज होके इसमें जा सकता है क्या, हाँ जी, CHO ऑक्सीडाइज होके थोड़ा ना इसमें जा सकता है। तो ये ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गया, खत्म बात, सिर्फ इतनी सी बात से कि अगर हमें ये पता होता PCC काम क्या करता है। नेक्स्ट देखो आगे, यहाँ बी और सी में क्या ये ऑक्सीडाइज होके इसमें जा सकता है क्या, गलत बात। क्या ये ऑक्सीडाइज होके इसमें जा सकता है क्या, गलत बात। तो मैं वैसे ही अगर मेरे को इतनी सी जानकारी होती ना, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता। ये तो मैंने तोड़ बताया कि क्वेश्चन को तोड़ते कैसे हैं, ठीक है। बाकी देखो सिंपल दे रखा है C6H6O या फिर C6H5OH, जानी मानी चीज़ है फिनॉल। और दूसरा जैसे ही मेरे को FeCl3 दिखा, मेरे को तुरंत चमक में आ गया कि यार फिनॉल हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि फिनॉल क्या बनाता है, एक वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। ये समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई कि फिनॉल होगा यार ये। अब फिर क्या कह रहा है कि ऑन ट्रीटमेंट विद CHCl3 एंड QOH, CHCl3 और QOH, मतलब फिनॉल को ट्रीट करा दो किसके साथ में, CHCl3 और QOH के साथ में। सर कौन सी रिएक्शन, रीमर टीमान, ठीक है ना, स्पेलिंग देख लेना यार, ठीक है। कौन सी रिएक्शन, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा सर, सिंपल OH, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, CHO, यहाँ पे CHO जुड़ जाएगा ऑर्थो पे और पैरा पे, और मेजर प्रोडक्ट ये होगा, ठीक है, ऑर्थो पे और पैरा पे ये जुड़ जाएगा आपका। बात क्लियर हो गई है ना, ये मेजर है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं कि यार जो B मिला है आपको एक्चुअल में, ठीक है, B मिला है वो C से भी मिल सकता है। तो C क्या होगा, C के साथ में अगर आप पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर डालते हो, क्लास नोट सही से पढ़े होंगे तो पता होगा PCC काम क्या करता है, ठीक है। तो सिंपल सा क्या कर देता है यार, ये एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहा है, एल्डिहाइड में भेज रहा है, ठीक है, इतनी सी बात है। 1 डिग्री एल्कोहल को भेज दिया इसने, तो यार 1 डिग्री एल्कोहल होना चाहिए C के पास में, तो बिल्कुल 1 डिग्री एल्कोहल है, सब कुछ है, ये भेज रहा है आराम से, ये A ये है ही, कैसे ही चले जाओ, क्वेश्चन तोड़ना था, टिक करना था, जैसे जाना चाहो जा सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, कंसीडर दी सेल, कोई सेल दे रखा है इस तरीके से, ठीक है, और पूछा है आपसे दी फ्रैक्शन ऑफ टोटल आयन प्रेजेंट एज Fe3+। यार Fe3+ टोटल Fe के आयंस में कितना है, ये आपसे पूछी है भैया बात। पहले ये देख लो दिया क्या है और पूछा क्या है, ये चीज़ आपसे पूछी हुई है कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है, ये आपसे पूछा हुआ है, सारी जानकारी दे रखी है। तो क्वेश्चन देख के घबराना बिल्कुल नहीं, आप तो ये समझिए कि हम नॉर्मली क्वेश्चन कैसे करते थे। नेक्स्ट इक्वेशन आपने लगानी है, लगाई, क्या दे रखा है, 1.5 वोल्ट दे रखा है, ठीक है, ई सेल दे दिया सर, कोई दिक्कत नहीं। E0 SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड मैंने लगाया, ठीक है सर। SRP ऑफ कैथोड मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगी, ओवरऑल सेल रिएक्शन देखिए, एनोड पे रिएक्शन हो रही है आपकी, ये सर जिंक जा रहा है Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन में, एनोड की रिएक्शन हो गई आपकी। कैथोड की रिएक्शन क्या हुई सर आपकी, रिडक्शन हो रहा है सर, Fe3+ किस में जा रहा है, Fe2+ में। रिएक्शन मैंने बैलेंस करी सर, ठीक है, ओवरऑल बैलेंस की मैंने रिएक्शन, बात क्लियर हो गई। ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो गई सर, जिंक +2 Fe3+ गिव्स Zn2+ +2 Fe2+, ओवरऑल रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन मैंने लिखी, ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया कि यार SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, कैथोड मतलब Fe वाला, ठीक है, तो मतलब 0.77 माइनस SRP ऑफ एनोड, ठीक है सर। कितनी आ गई वैल्यू, 1.7 और 6 13 53 माइनस 0.06 बाई 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट जिंक 2+ की कंसंट्रेशन क्या आ गई, Fe2+ की कंसंट्रेशन
नीचे क्या आ गई सर Fe3+ की कंसंट्रेशन, इसका भी होल स्क्वायर। लेकिन ध्यान से देखो जिंक 2+ के सामने वाले ने साफ साफ दे रखी है गुरु, तो इसको कोई सेंस ही नहीं बनता यार। जब इसके ऊपर में 2 है तो 2 में बाहर ला सकता हूँ, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया सीधा सीधा सा। तो यहाँ से मैं सीधा शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये इधर चलेगी पूरी की पूरी टर्म, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, हाँ जी 2 से 2 कैंसिल, 0.06 log ऑफ Fe2+ बाई Fe3+ इक्वल टू ये कितना है 0.03। ये तो बच्चा 2 यहाँ बाहर आया, 2 से 2 कैंसिल आउट, खेल ख़त्म 2 का। ये 0.06 के साथ में पूरी टर्म इधर आ गई, ठीक है। 1.53 में से 1.5 माइनस किया तो क्या आ गया 0.03 आ गया। ये बात क्लियर है। तो यहाँ से क्या आ गया सर, ये वैल्यू आ गई आपके सामने कि यार log ऑफ Fe2+ बाई Fe3+ इक्वल टू 1/2। क्लियर है। तो मतलब यहाँ से क्या आ गया सर, Fe2+ बाई Fe3+ की वैल्यू आ गई 10 की पावर ये 10 की पावर 1/2, मतलब या फिर √2, ठीक है। मतलब √10 आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए। तो Fe3+ ऊपर चाहिए, तो मैं यह क्या लिख सकता हूँ कि यार Fe3+ बाई Fe2+ कितना आ गया 1/√10। बात समझ में आ रही है। अब ये सिंपल याद करो कि XY अगर 1/2 है तो x क्या हो जाएगा। तो सर सिंपल सी बात है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1/1+2, तो मतलब 1/3। सेम यहाँ हो जाएगा, यही चीज़ तो लिखनी है हमें इसी तरीके से। हो गया, ठीक है, सिंपल। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ओवरऑल, इसकी वैल्यू सर ये हो जाएगी कि 1/1+√10। क्वेश्चन आपके सामने यार क्या बोला हुआ है कि यार कुछ HCl को NaOH के साथ में मिक्स करेंगे तो पता है न्यूट्रलाइजेशन होगा, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन हुआ तो मोलर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, 1 मोल की न्यूट्रलाइजेशन से इतनी है, ठीक है। मोलर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितनी है इस रिएक्शन की, -57.1 किलोजूल, ठीक है। या फिर सिंपल लिख देते 57.1 किलोजूल पर मोल हीट लिबरेट होती है, ऐसे भी लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो लिबरेट हुई, ठीक है, उसने क्या काम किया, उसका काम क्या हुआ, जितनी निकली है ना, कि 1 मोल से इतनी निकलती है, लेकिन हमारे पास 1 मोल नहीं था, हमारे पास कुछ था। उससे जो हीट लिबरेट हुई, उसने काम क्या किया, उसने टेम्परेचर बढ़ाया सिस्टम का, ठीक है। वो कितना बड़ा, सामने वाला ये पूछ रहा है, मतलब कुछ क्यू तुम्हारे पास मिलेगी, उससे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा। स्पेसिफिक हीट वगैरह ये सब दे रखी है, देखने से पहचान में पड़ रहा है कि यार एस की वैल्यू दे रखी है वाटर की, तो एम हम कुछ इस्तेमाल करेंगे, एस डेल्टा टी। तो ये डेल्टा टी तो पूछी जा रही है, तो हमें क्यू चाहिए, बस क्यू निकल जाएगा तो हम सब कुछ कर लेंगे। वैल्यू कितनी आई सर क्यू की, देख लेते हैं कि यार 1 मोल होता तो इतनी, लेकिन 1 नहीं है पूरा, हमारे पास कितना है, ध्यान से देखो कि यार HCl के मिलीमोल देखे तुमने एक बार, है ना, कितने आए, तो सर ये आ गए 2 2 4, तो 4 × 10⁻³ अच्छा जी, इसके देख लिए कौन सा दूसरा NaOH, कितने आ गए 3 × 10⁻³ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन इन दोनों का आपस में हुआ तो कितने 3 का न्यूट्रलाइजेशन हो गया। तो मतलब टोटल, मतलब न्यूट्रलाइजेशन के लिए मोल कितने चाहिए हमें, कितने हुए हमारे 3 × 10⁻³ भाई जितना HCl होगा उतना ही NaOH चाहिए, मतलब कम LR कौन है NaOH, तो इतना ही तो HCl लेके जाएगा। बच्चा कुछ HCl पढ़ा रहा, हमें कोई मतलब नहीं है भाई। न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन से अगर 1 मोल का न्यूट्रलाइजेशन होता तो इतनी लिबरेट होती, लेकिन हुआ कितने का, इतने का, तो लिबरेट कितनी होगी 57.1 × 10⁻³ × 3 मास, वाटर का मास क्या है सर, वॉल्यूम है 200 और 300, ये वॉल्यूम है, मतलब 500 ml, तो सर 500 ml, ये ml है ना गुरु, तो लेकिन यहाँ पे मास लिखना है तो वॉल्यूम लिख दिया, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो ना। डेंसिटी कितनी दे रखी है 1 g/ml दे रखी है, तो इंटू 1 g/ml, ml से ml कैंसिल आउट, ग्राम में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई में s देख लीजिए, ग्राम में दे रखा है, सब कुछ है, 4.18 × ΔT, ये तो निकालना था, आ गया आपका ΔT। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है कि यार CH4 को एडजॉर्ब किया गया ऑन 1 ग्राम चारकोल, ठीक है, हाँ जी।
और फ्रेंडली आइसोथर्म फॉलो किया गया, क्या होता है सर कि यार एक्स वाई एम इज इक्वल टू के पी की 1/n, यही एक्सप्रेशन होता है जो एडजॉर्ब हो रहा है, जिस पर हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना, कि CH4 एडजॉर्ब हुआ ऑन 1 ग्राम चारकोल। ठीक है, अब देख लीजिए आगे क्या कह रहे हैं कि यार 10 ml CH4 एडजॉर्ब हो रहा है 100 mm ऑफ Hg पे, ये सर 10 एडजॉर्ब हो रहा है ना। ठीक है, ऑन 10 ml ऑफ CH4 इज एडजॉर्ब्ड एट 100 mm ऑफ Hg। जो प्रेशर है उस कंडीशन में कितना दे रखा है सामने वाले ने यार, 100 mm ऑफ Hg ले रखा है। ठीक है सर, के हमारे पास कुछ नहीं पता, 100 mm ऑफ Hg ये है, ये वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है सर, वेयर एज 15 ml इज एडजॉर्ब्ड एट 200 mm ऑफ Hg। ठीक है, 15 ml एडजॉर्ब हुआ है ना, इसी का ही कितने पर, ये 1 ग्राम चली रहा है। ठीक है, 15 ml एडजॉर्ब हुआ है कितने पर सर, 200 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट कह रहा है आपसे द वॉल्यूम ऑफ CH4 एडजॉर्ब्ड एट 300 mm ऑफ Hg। अब यार वॉल्यूम हमें नहीं पता अभी कितना ml है, ये जितना भी ml है यही तो बताना है हमें। ठीक है, कितने पर सर, 300 mm ऑफ Hg पर। 3 इक्वेशन हैं, 3 ही अननोन है। सिंपल तरीका क्या है सर, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, हमसे ये वॉल्यूम ही तो पूछा था। तो अगर मैं 1/2 कर दूं तो मेरे को क्लियर दिख रहा है एक ही अननोन है 1/2, मतलब 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल, यहाँ तक 2 ही तो हैं। तो अगर मैं 1/2 करता हूँ तुम्हारे सामने तो क्या दिख गया मेरे को कि सर 10/15 आ गया ना, साफ साफ 10/15 इज इक्वल टू के से के कैंसिल आउट, तो 1/2 की पावर 1/n, तो यहाँ से n आ गया तुम्हारा। n क्या, 1/n की वैल्यू निकालना सीधी सीधी सी। ठीक है, 1/n की वैल्यू निकालना, 1/n की वैल्यू निकल गई यहाँ से, तो 1/n की वैल्यू जब यहाँ रख दोगे तो k की वैल्यू आ गई। 1/n की वैल्यू जब यहाँ रख दोगे तो k की वैल्यू आ गई। जब k और 1/n की वैल्यू आ गई, k और 1/n की वैल्यू आ गई, तो बताओ वॉल्यूम निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। देखने में क्वेश्चन ऐसा है, टफ लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। ठीक है, और सामने वाले ने जहाँ भी हेल्प चाहिए हमें वहाँ के लिए वैल्यू दे रखी है, क्योंकि ये log 10 और इसकी वैल्यू यहाँ काम आ जाएगी ना। देखो ध्यान से, यहाँ आया 2/3 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 1/n। अगर मैं log ले लेता हूँ दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा, log 2/3 इज इक्वल टू 1/n log 1/2। यहाँ वैल्यू रखो, ये वैल्यू रखो, 1/n की वैल्यू यहाँ से आ गई तुम्हारे पास में आराम से। तो 1/n की वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेशन है बस। ठीक है, k की वैल्यू जब निकल गई यहाँ से और 1/n की निकाली ली, तो k और 1/n जब आ गया तो v आ ही जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे तो आसान है, ये क्वेश्चन टफ बन सकता था अगर सामने वाला यहाँ पे इस रिएक्शन को नहीं देता। पहली चीज़ तो ठीक है, सिंपल बोल देता कि यार इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया KCl का इन बेसिक मीडियम। ठीक है, और ये रिएक्शन नहीं देता तो रिएक्शन हमें पहले निकालनी पड़ती बैलेंस करके, है ना। और दूसरा, इसने कुछ नहीं बोला हुआ, इसमें परसेंटेज यील्ड भी बोल देता सामने वाला। ठीक है, कि परसेंटेज एफिशिएंसी चार्ज की जितना भी पास कर रहे हैं वो 50% है, 60% है, इस तरीके से बोल देता तो क्वेश्चन अच्छा बन जाता। ये क्वेश्चन अच्छा नहीं है पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये रिएक्शन आपके सामने, यहाँ से साफ पता चल रहा है कि यार 1 मोल ClO3- के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, एक के लिए कितने चाहिए, 6, मतलब 1 मोल के लिए इसके लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 6 फेराडे से 1 मोल ClO3- मिलता है। ठीक है, लेकिन ये 1 मोल नहीं है, ये कितना है, 10/122.6 है ये। तो ये कितने से मिलेगा, ये मिलेगा तुम्हारा 6 × 10/120.6 है। समझ में आ गई बात कि यार हाँ, मतलब इतने फेराडे से। और कूलम में अगर लिखें तो 6 × 10/120.6 × 96500 कूलम से ये मिलता है इतना। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये चार्ज है Q, Q इक्वल टू IT होता है, तो I मतलब निकालनी है हमें करंट, तो X है। T कितना है, सेकंड में डाल दीजिए, 10 × 3600, ख़त्म बात। X की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने,
है ना। तो यार ये कुछ क्वेश्चन है केमिस्ट्री में, वही बात है कि क्वेश्चन मेंस में इतने टफ नहीं पूछे गए हैं आपके में, है ना। बस क्वेश्चन देखते ही अगर आपको चीज़ें पता है, पढ़ के गए, क्लास नोट्स से ही सारे क्वेश्चन आए हैं, उनसे बेहतरीन क्वेश्चन हमने सारे के सारे क्लास नोट्स में कर रखे हैं, ठीक है। इसीलिए बस भरोसा रखें, क्लास नोट्स रिवाइज करते रहें बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, है ना, रिवीजन करते रहें, पैनिक ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। कोई दूसरा भी एग्ज़ाम दिया हो, उसमें अगर स्कोर उतना बेटर नहीं आया हो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, तो भी परेशान बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। हर एग्ज़ाम का पैटर्न अलग होता है, सब कुछ अलग होती है। भरोसा रखें खुद पर, अपने टीचर्स पर, अपनी मेहनत पर, सब कुछ बढ़िया होगा। ऑल द बेस्ट।